एपिसोड 221 टू 230 कदम कदम कदम। प्रागो खून से लथपथ नमक की जमीन पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। वह शायद यहाँ अकेला था जो बिना किसी डर के 3 सबसे शक्तिशाली राक्षसों की ओर सीधे चल सकता था। आगे क्या? ओब्सीडियन आर्मडिलो और जेड लेडी से मुकाबला। हाँ, तुम्हारी हालत में तुम उन्हें कुछ समय तक रोक पाओगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तुम एक साथ 2 का सामना नहीं कर सकते, एडेलिया ने गंभीर स्वर में कहा। प्रागो मुस्कुराया। इस बारे में चिंता मत करो। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं जेड लेडी से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास इसके लिए एक बेहतर उम्मीदवार है। हालांकि मुझे जल्दी से काम करना होगा। प्रेगो का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह ओब्सीडियन आर्मडिलो के बगल में दिखाई दिया। अभी तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपनी सहज बुद्धि के कारण ओब्सीडियन आर्मडिलो ने खुद को सिकोड़ लिया था और एक सुरक्षात्मक रूप ले लिया था जिसे भेद पाना असंभव लग रहा था। लेकिन प्रागो ऐसा नहीं करने वाला था, कम से कम अब तो नहीं। होश। राक्षस पर हमला करते समय प्रागो की हथेली के सामने एक पानी की डिस्क दिखाई दी। बेशक इतना सरल हमला जो कि प्रागो का पहला आदेश था, ओब्सीडियन आर्मडिलो को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसके काले क्रिस्टल ने बस सारा नुकसान सोख लिया, लेकिन गति से जड़ता का बल कहीं नहीं गया। कांपना कांपना कांपना। ओब्सीडियन आर्माडिलो हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि टक्कर के कारण काली डिस्क कई मीटर दूर जा गिरी। थंडर डेमन ने भ्रम में अपना सिर झुका लिया। अभी अभी उनमें से एक पर हमला हुआ था, लेकिन ओब्सीडियन आर्मडिलो उसका सहयोगी नहीं था। इस मामले में यह मायने नहीं रखता था कि फैंटम या मॉन्स्टर। थंडर डेमन को बस योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहिए थे और प्रागो उनमें से एक हो सकता था। रघा रघा रघा। थंडर डेमन ने धमकी भरे स्वर में कहा, जैसे ही वह प्रागो का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। हालांकि प्रागो यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाला था। आखिरकार वह यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था। प्रागो ने अपना हाथ जेड लेडी की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी कलाई के चारों ओर पानी का भंवर प्रकट हुआ, जेड लेडी सतर्क थी। उसने प्रागो की ओर आंखें सिकोड़कर देखा और हमले को विफल करने के लिए तैयार हो गई। प्रागो मुस्कुराई जब पानी की धारा से कई शक्तिशाली तंबू निकले। इससे पहले कि जेड लेडी कुछ समझ पाती, तंबू उसके चारों ओर से घिर गए, जिससे वह अपने पंख भी नहीं खोल पा रही थी। वैसे भी प्रागो एक K2 फैंटम था और यह उसका दूसरा आदेश था। यहां तक कि सबसे मजबूत बैंगनी खतरा स्तर के राक्षस भी आसानी से उसके हमलों का विरोध नहीं कर सकते थे। होश। कई महिलाओं ने एक साथ टेंटेकल्स पर हमला किया, अपने नेता को कैद से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तलवारें टेंटेकल्स पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ सकीं। अरे, दखलंदाजी के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे उसे ले जाना होगा। मुझे लगता है कि एक महिला का दूसरी महिला के खिलाफ लड़ना उचित होगा, है ना? प्रागो ने अपना हाथ अपनी ओर खींचने से पहले कड़वी मुस्कान दी। स्वाभाविक रूप से जेड लेडी विरोध नहीं कर सकी। हालांकि हर बार जब उसने अपनी तलवार घुमाई तो उसने टेंटेकल्स के कुछ हिस्सों को काट दिया। फिर प्रागो ने तेजी से अपना हाथ घुमाया और जेड लेडी को एक तरफ फेंक दिया, जिससे वह युद्ध के मैदान में एक बिंदु से पूरी तरह से अलग स्थान पर चली गई। ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि प्रागो ने आगे छलांग लगाई, जेड लेडी को अपने स्पर्शकों से फिर से पकड़ लिया और अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। अजीब बात यह थी कि उसके नीचे कुछ मीटर की दूरी पर तिरेना थी, जो खुली आंखों से प्रागो को देख रही थी। अंदर ही अंदर वह आशा कर रही थी कि यह महज एक संयोग था, क्योंकि प्रागो ये सब जानबूझकर तो नहीं कर सकता था, है ना? खैर, उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी उम्मीदें बेकार थीं। शुभकामनाएं। प्रागो ने बड़े ही जोर से मुस्कुराते हुए एक पुराने दोस्त की तरह उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर जेड लेडी को सीधे तिरेना की ओर फेंक दिया। कमीने, तिरेना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके हाथ में एक बड़ी जलती हुई तलवार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जेड लेडी को प्रागो का शिकार जारी रखना था, लेकिन जब तक जेड लेडी जमीन पर पहुंची, प्रागो पहले ही गायब हो चुका था और ओब्सीडियन आर्माडिलो के पास जा पहुंचा। जेड लेडी को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि वह प्रागो को नहीं हरा सकती, कम से कम गंभीर घावों के बिना तो नहीं, इसलिए उसे एक आसान लक्ष्य चुनने की जरूरत थी। तिरेना ने अपने होंठ काटे जब उसने दर्जनों महिलाओं को अपने नेता की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते देखा। उसे एहसास हुआ कि वह इस लड़ाई में मर सकती थी, क्योंकि वह तीसरे सबसे शक्तिशाली राक्षस का सामना कर रही थी जिसका सामना उसके जैसे K1 फैंटम कर सकता था। इस प्रकार थंडर डेमन एक बार फिर अकेला रह गया। प्रागो ने जल्दी से ओब्सीडियन आर्मडिलो और जेड लेडी को प्रतिद्वंद्वी खोजने में मदद की, और केवल थंडर डेमन के पास कोई नहीं था। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। ये बात उसे सचमुच परेशान करने लगी थी। थंडर डेमन ने अपने दांत पीस लिए और उसके जबड़े से विद्युतीय स्राव निकलने लगा। बाम। उसी समय ओब्सीडियन आर्मडिलो प्रागो से कुछ ही दूरी पर एक जल विस्फोट हुआ, जो पहले से ही सक्रिय रूप से लड़ रहा था। फिर युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में प्रकाश का एक स्तंभ और एक ज्वलंत विस्फोट दिखाई दिया। रुआ। थंडर डेमन ने उग्रता से दहाड़ लगाए, अनियमित रूप से बिजली की चमक छोड़ी, जिससे उसके चारों ओर की नमक भूमि पिघले हुए काले द्रव्य के क्षेत्र में बदल गई। होश। इससे पहले कि थंडर डेमन अपना धर्मी क्रोध प्रकट करने का निर्णय लेता, कई धुंधले तीर उसकी ओर बढ़ रहे थे।
थंडर डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तीरों को पकड़ लिया और उन्हें नाजुक माचिस की तीली की तरह तोड़ दिया। यदि नॉर्थ कीपर फ्रेड के सबसे शक्तिशाली तीर को रोक सकता था, तो थंडर डेमन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। रघा, 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 थंडर डेमन ने फ्रेड को गौर से देखते हुए गुर्राहट के साथ कहा। फ्रेड उससे 100 मीटर से अधिक दूर था, लेकिन उसकी आंखें शांत और आत्मविश्वास से भरी थीं। थंडर डेमन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो, तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन मैं तुमसे लड़ूंगा। ये कुछ न होने और अंतहीन बोरियत से बेहतर है। कदम, 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 थंडर डेमन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गति बढ़ाने ही वाला था, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। राक्षस ने अचानक अपना सिर एक ओर घुमाया, तो उसने देखा कि एक काला साया नमक की पहाड़ियों के बीच से तेजी से उसकी ओर आ रहा है। एडम के पैर बिजली के झटकों से ढके हुए थे और उसके हाथ में बर्फ की तरह सफेद सुई थी। थकान के कारण वह शायद अपनी पूरी ताकत पर नहीं था, लेकिन इससे उसकी क्षमताएं सीमित हो गईं। उसके शारीरिक आंकड़े और सुई उसके साथ थे। एक ही पल में थंडर डेमन को सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई, जो उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। रघा, थंडर डेमन को हैरानी हुई जब एडम नमक की पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। राक्षस ने पलट कर देखा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह ये पता नहीं लगा सका कि एडम, जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र में था, कहाँ छिपा था। वोश, थंडर डेमन की आंखों के सामने नमक के कई छोटे छोटे क्रिस्टल चमक उठे। उनमें से आखिरी में, उसने एक काला धब्बा देखा जो जल्दी ही बड़ा हो गया, क्योंकि यह एडम का प्रतिबिंब था। आर्घा, थंडर डेमन ने दहाड़ते हुए अपनी पूंछ को पीछे की ओर हिलाया। उसे पूरा विश्वास था कि एडम ने पीछे से उसका चक्कर लगाया है। हालांकि, उसके चेहरे पर पड़ी मुठ्ठियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण थीं कि वह कितना गलत था। क्रैक, 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 एडम की सभी मांसपेशियां अपनी सीमा तक तनावग्रस्त हो गईं। उसका मुक्का एकदम सही गति और प्रक्षेप पथ के साथ मारा गया, और उसके पैरों ने उसे जमीन पर मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे वह अपने शरीर की पूरी ताकत एक ही बिंदु पर लगा सका। एक स्पंदन थंडर डेमन के सिर से होकर गुजरा, जिससे उसकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी और लहरों के रूप में उसके चेहरे पर फैल गई। होश, थंडर डेमन का विशाल शरीर उड़कर एक ओर चला गया, जिससे सभी दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन, एक सेकंड भी नहीं बीता था कि थंडर डेमन हवा में घूम गया और अपने शक्तिशाली पैरों को जमीन पर ले आया। थंडर डेमन की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने मुंह के कोने से बहते खून की धार को चाटने लगा, जबकि युद्ध की लपटें उसकी निगाहों में सक्रिय रूप से जल रही थीं। ओह, ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि प्रागो को भेजना सही निर्णय था। गहरे रंग की सैन्य पोशाक पहने आदमी ने बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर मुख्य, सबसे बड़ी स्क्रीन को घूरते हुए कहा। डार्क फैंटम के साथ हुई घटना को सुझाने के लिए दर्जनों लोग अभी काम कर रहे थे। हालांकि, पहले तो ये केवल एक छोटा समूह था, लेकिन जल्द ही, विसंगतियों के एक समूह और थंडर डेमन के प्रकट होने के साथ, सब कुछ बदल गया। डगलस ने फैंटम्स के एनईपी से सूचना प्रसारित करने वाली स्क्रीन को देखते हुए गहरी सांस ली। खैर, अब ये सब व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर करता है। थंडर डेमन, जेड लेडी और ओब्सीडियन आर्मडिलो, एक तरह से, वे भाग्यशाली हैं कि ये दिन का समय है, और पहला दिखाई नहीं दिया। डगलस ने गंभीर नजर से कहा, अन्यथा, वे पहले ही मर चुके होते। डगलस स्पष्ट रूप से पर्पल थ्रेट लेवल के सबसे शक्तिशाली राक्षस के बारे में बात कर रहे थे। फोर्ट नॉर्टन के प्रमुख के रूप में, उन्होंने अपने लंबे करियर में सभी प्रकार के राक्षसों के खिलाफ हजारों लड़ाइयां देखी थीं। संभवतः वह अधिकांश प्रेतों से बेहतर जानता था कि राक्षस क्या करने में सक्षम हैं, विशेषकर उनमें से सबसे शक्तिशाली राक्षस क्या करने में सक्षम हैं। अजीब बात यह है कि मौजूदा स्थिति में तीनों में सबसे कमजोर जेड लेडी थी। निश्चित रूप से, वह तीसरे स्थान पर थी, जबकि ओब्सीडियन आर्मडिलो 5वें स्थान पर था। बात यह थी कि ओब्सीडियन आर्माडिलो से भागना आसान था, लेकिन अगर किसी को उससे लड़ना पड़े, तो उसके कवच को तोड़ना बेहद मुश्किल था, K1 फैंटम के लिए लगभग असंभव। खैर, यही कारण था कि प्रागो, जिसके पास निश्चित रूप से ऐसा करने की ताकत थी, ओब्सीडियन आर्माडिलो के खिलाफ सामने आया। अरे, मैंने पहले भी एक कठिन लड़ाई लड़ी थी, और मैंने अभी सेकंड ऑर्डर का उपयोग किया है, तो क्यों ना हम एक दूसरे पर तब तक हमला करें जब तक कि हम में से कोई एक गिर न जाए। प्रागो ने ओब्सीडियन आर्माडिलो की ओर अपना हालबर्ड इंगित करते हुए सुझाव दिया। यह असंभव था कि ओब्सीडियन आर्माडिलो समझ पाता कि वह क्या कह रहा था, लेकिन ऐसे मजबूत राक्षस इतने चतुर थे कि भावनाओं, आवाज के लहजे और हाव भाव से सब कुछ समझ जाते थे। इस प्रकार, ओब्सीडियन आर्माडिलो ने जो पहली चीज की वह थी सिकुड़ना। प्रागो ने भौहें सिकुड़ी। ओब्सीडियन आर्माडिलो को एहसास हुआ कि प्रागो के खिलाफ लड़ना घातक था। कांपना, कांपना, कांपना। ओब्सीडियन आर्माडिलो कांप उठा क्योंकि उसके काले क्रिस्टल में दरारें दिखाई देने लगीं। दरारों से एक मोटी बैंगनी धुंध निकली, जिसने पूरे ओब्सीडियन आर्माडिलो को एक घने पदार्थ में ढक दिया। प्रागो ने अपनी भौं उठाए, आगे बढ़ा, और अपनी पूरी ताकत से ओब्सीडियन आर्माडिलो पर अपना बाजू गिराया। जैसे ही ब्लेड धुंध के पास पहुंचा, उसकी गति काफी धीमी हो गई, इस हद तक कि वह एक भी क्रिस्टल को छुए बिना पूरी तरह रुक गया। प्रागो ने भारी भौहें सिकोड़ी।
बेशक यह उसका सरल हमला था, लेकिन वह ऑब्सीडियन आर्मडिलो की रक्षा की बाहरी परत को भी भेद नहीं सका, मुख्य परत की तो बात ही छोड़िए। कोई विचार? प्रागो ने अपने एब्ट को छूते हुए पूछा। मैं थर्ड ऑर्डर का उपयोग कर सकता हूं और उसे मार सकता हूं, लेकिन फिर मैं बिना ताकत के गिर जाऊंगा और बेकार हो जाऊंगा। ठीक है, ये देखते हुए कि इस मामले में बिजली के बोल्ट बेकार हैं, आपको अपनी किस्मत आजमानी होगी। यदि आप अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उसे टिन के डिब्बे की तरह खोलना होगा और उसका पेट काटना होगा। एडेलिया ने आत्मविश्वास से कहा, अपने फैंटम को निर्देश देते हुए। प्रागो ने चारों ओर देखते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे शायद जल्दी करनी चाहिए। डॉट डॉट डॉट। बम बम बम। महिलाएं जीवित प्रक्षेप्य की तरह जमीन पर गिर गईं, तिरेना को घायल करने की कोशिश कर रही थी, जो उनसे दूर भाग रही थी। ये दूसरी बार था जब उसने अपनी तलवार को बुलाया था, जो उसका दूसरा आदेश था, इसलिए इस स्थिति में वह जिस एकमात्र चीज पर भरोसा कर सकती थी वह थी उसका नेक्सस। लेकिन तिरेना का नेक्सस क्या था? यह कोई हथियार नहीं था, वह सुई वाले आदम की तरह थी। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। मैं यहाँ एडम विंटर को जल्दी से पकड़ने और लोअर रिंग में वापस जाने के लिए आया था। अब मुझे जेड लेडी के खिलाफ क्यों लड़ना है? कमबख्त प्रेत। उसने न केवल हमारे के 2 को हराया, बल्कि वह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तिरेना ने महिलाओं को चकमा देते हुए अंदर ही अंदर गुस्से से कहा। बम बम बम। अपने मजबूत शरीर की बदौलत महिलाओं ने बस अपनी तलवारें अपने सामने रखीं, अपने पंख मोड़े और पूरी गति से तिरेना पर झपट्टा मारा। नमक के क्रिस्टल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। गिरने के बाद वे जल्दी से संभल गईं, हवा में उड़ गईं और फिर से हमला किया। ये देखते हुए कि वह अपने अधीनस्थों को वापस ला सकती है, मेरे लिए उन्हें नष्ट करने में अपनी ताकत बर्बाद करना कोई मतलब नहीं रखता। तिरेना ने सोचा, मुझे नहीं पता कि एडम विंटर बच पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे अपना बदला लेना चाहिए और अपना मिशन पूरा करना चाहिए। मैं उस कुतिया पर अपने सारे तुरुप के पत्ते बर्बाद नहीं कर सकता। उसी क्षण तिरेना अचानक रुक गई, नमक की सतह पर फिसलती हुई। अचानक रुकने से उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, खास तौर पर उसके गले में सोने के क्रॉस और माणिक जड़े चेन। जब क्रॉस से लाल रंग की लपटें फूटी और विशाल धाराएं उसकी पीठ की ओर बढ़ने लगीं, तो तिरेना की आंखें चमक उठीं। एक ही पल में लपटें 2 अस्थिर पंखों में बदल गईं, जो तिरेना की पीठ को उसके वफादार रक्षकों की तरह ढकने लगीं। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पंख कितने मजबूत हैं। तिरेना ने जेड लेडी को गौर से देखते हुए फुसफुसाया। उस समय तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसके पंख दिखाई देने लगे, तिरेना की नसें फूल गईं, जिससे उसे अपना ध्यान पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित करना पड़ा। उसके पंख हरकत में आ गए, जिससे वह आग की लपटों में बदल गई और जेड लेडी के ठीक सामने आ गई। जेड लेडी की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने देखा कि एक ज्वलंत तलवार बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही है। डॉट डॉट डॉट। हवा की अनियमित धाराएं नमक भूमि पर बह रही थीं, जिससे नमक के क्रिस्टल ऊपर उठ रहे थे और थंडर डेमन और एडम के बीच उड़ने लगे। एडम का एक प्रहार थंडर डेमन के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि उसका दुश्मन कौन था, और वह इस परिदृश्य से पूरी तरह संतुष्ट था। कभी कभी इंतजार वास्तव में सार्थक होता है। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। थंडर डेमन की छाती के अंदर का गोला जोर से कांप उठा, क्योंकि ऊर्जा उसके गले की ओर बढ़ी, जिससे उसका मुंह चमक उठा, मानो वह किसी शक्तिशाली विस्फोट को रोक रहा हो। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने पहले भी यह हमला देखा था। जिस क्षण थंडर डेमन ने अपना जबड़ा खोला और बिजली का विस्फोट किया, एडम पहले ही भागकर नमक की पहाड़ी के पीछे छिप गया था। हालांकि नमक का एक ढेर भी ऐसी शक्ति को रोक नहीं सकता। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, वह चमकीली नीली चमक को घूर रहा था जो उसके सामने नमक की पहाड़ी पर फैल रही थी, आसानी से उसमें से जलती हुई, और तीव्र गति से एडम की ओर बढ़ रही थी। एडम, चकमा, सिल्वाना ने चिल्लाकर कहा। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। जैसे ही एडम का शरीर जमीन की ओर झुका, उसकी आंखों में बिजली के झटके महसूस हुए, जिससे बिजली की एक किरण उसके ऊपर से गुजरी। एडम ने थंडर डेमन की ओर देखा, उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था, मानो वह अधिक गर्म हो गया हो। रुको, ये वही हमला नहीं है जो उसने सेंटीपीड के खिलाफ किया था। वह तब किरण को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब यह एक त्वरित और घातक ऊर्जा शॉट की तरह है। लानत है। एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि उसने अभी तक थंडर डेमन के पूरे शस्त्रागार को नहीं देखा है। राक्षस ने अपनी क्षमता का केवल एक अंश ही दिखाया था। फिर एडम और थंडर डेमन ने एक दूसरे को देखा। अजीब बात यह है कि राक्षस ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए अपनी लंबी उंगली से एडम के पैरों की ओर इशारा किया। एडम हैरान था। एक ही धड़कन में बिजली के झटकों ने थंडर डेमन के पैरों को ढक दिया, और राक्षस की आकृति धुंधली हो गई। अत्यधिक गति के कारण वह एडम की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। वोश। एक विशाल 4 उंगली वाला पंजा एडम के चेहरे पर आया, और अपने तीखे पंजों को उसकी त्वचा में गड़ा दिया, जिससे उसके पीछे बिजली जैसी नीली आंखों वाला एक विशाल सिलहुट प्रकट हुआ। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। बैंगनी खतरा स्तर में सबसे मजबूत रक्षा वाला प्राणी के 2 फैंटम के सामने अपनी रक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, जो पूरी लगन से इसे उजागर करने की कोशिश कर रहा था।
चलो, मैं तुम पर और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं ये हमेशा से करता आ रहा हूँ। प्रागो ने कहा, अपने दांत पीसते हुए ऑब्सीडियन आर्मडिलो के सुरक्षात्मक रूप के किनारों को खींचने की कोशिश करते हुए। प्रागो ऑब्सीडियन आर्माडिलो को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं और उसके हाथ कांप रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो कसकर मुड़े हुए जार को नहीं खोल सकता, हालांकि यह एक आसान काम लग रहा था। थोड़ा और, मैं पहले से ही एक अंतर देख सकता हूँ। एडेलिया ने उत्साहपूर्वक कहा, उसे एहसास हुआ कि अगर प्रागो सफल हो गया, तो ऑब्सीडियन आर्मडिलो के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि, ऑब्सीडियन आर्मडिलो भी इसे समझता था। इसीलिए उसने खुद को एक सुरक्षात्मक रूप में लपेट लिया ताकि उसे प्रागो के खिलाफ सीधे लड़ने की जरूरत ना पड़े। होश। तीखे काले क्रिस्टलों से ढकी एक लंबी पूंछ प्रागो की बांह के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो गहरी चोट पहुंचा रही थी और जिससे खून की धार बह रही थी। हालांकि, इससे प्रागो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, इसके विपरीत, इससे उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि अगर ऑब्सीडियन आर्माडिलो ऐसे हताश उपायों पर चला गया, तो वह अपनी सीमा पर था। ठीक है, मुझे बस थोड़ा और जोर लगाना है। प्रागो ने अचानक अपनी भुजाओं को अलग अलग दिशाओं में घुमाते हुए कहा। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। उसी समय टूटते हुए क्रिस्टलों से तेज चटकने की आवाज सुनाई दी, जो ऑब्सीडियन आर्मडिलो के शरीर के अप्राकृतिक कोण पर झुकने के कारण एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे थे। आर 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 जी 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 एच 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 एच। ऑब्सीडियन आर्माडिलो ने एक परेशान सी घरघराहट की आवाज निकाली, जब उसने अपने कोहरे और पूंछ से प्रागो को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रागो की पुतलियां सिकुड़ गईं जब एक नुकीली जीभ ऑब्सीडियन आर्माडिलो के मुंह से भाले की गति से निकली। एक ही झटके में प्रागो ने अपना सिर तेजी से एक तरफ झटका, जिससे उसकी गर्दन के बाईं ओर जीभ नहीं लगी, तथा कई कीलों से खून बहने वाले खरोंच पड़ गए। फिर प्रागो तेजी से आगे बढ़ा और अपना पैर ऑब्सीडियन आर्मडिलो के खोल के निचले किनारे पर रख दिया। ऐसा करते हुए प्रागो ने अपनी एक भुजा मुक्त कर ली। होश। इससे पहले कि ऑब्सीडियन आर्माडिलो असफल हमले के बाद अपनी जीभ वापस पा सके, प्रागो ने उसे कसकर पकड़ लिया और ऑब्सीडियन आर्माडिलो को हिलने नहीं दिया। ओह, ऐसा लगता है कि मैं अंततः तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो गया, है ना? प्रागो ने शांत स्वर में कहा और फिर तेजी से अपना हाथ झटका और बिना किसी प्रयास के ऑब्सीडियन आर्माडिलो की लंबी जीभ को फाड़ दिया। राक्षस के मुंह से खून की धाराएं बह निकलीं, जो प्रागो की ठंडी आंखों के सामने उड़ रही थीं, जैसे ही उसके होंठ हरकत में आए। तुम बर्बाद हो गए हो। हवा के प्रवाह को चीरते हुए प्रागो की हथेली, एक भाले की तरह, राक्षस की छाती की ओर बढ़ी, सुरक्षात्मक प्लेटों को भेदते हुए और ऑब्सीडियन आर्मडिलो के अंदरूनी हिस्सों को खूनी गंदगी में बदल दिया। ऑब्सीडियन आर्मडिलो की आंखें नीचे की ओर मुड़ गईं, और उन्होंने प्रागो की बांह को देखा जो काले खून से लथपथ थी, जो जल्द ही ऊपर की ओर बढ़ गई, और राक्षस को दो भागों में विभाजित कर दिया। डॉट डॉट डॉट। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर तिरैना के पंखों से एक ज्वलंत बवंडर उठा, जो तेजी से फड़फड़ा रहा था, जिससे अपने नेता की मदद के लिए दौड़ती हुई महिलाएं दूर भाग गईं। कुतिया, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तिरैना ने धमकी भरे लहजे में कहा और अपनी तलवार जेड लेडी की जख्मी पीठ में घुसा दी। जेड लेडी के पास मुंह नहीं था, इसलिए वह भयानक दर्द से चिल्ला नहीं सकती थी, लेकिन उसकी कांपती हुई चार पुतलियों से यह स्पष्ट था कि उस समय वह कितनी पीड़ा में थी। अपनी क्रूरता और रक्तपिपासा में पूरी तरह से अनियंत्रित होकर तिरैना ने अपनी तलवार से जेड लेडी के पंखों को आसानी से काट दिया, जबकि उसके अपने पंखों ने एक भंवर बना दिया जो उसे लेडी से बचाता था। जेड लेडी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि जैसे ही तिरैना अपने पहले शक्तिशाली हमले के साथ जमीन पर गिरी, उसने पूरी तरह से पहल अपने हाथ में ले ली और अपनी लड़ाई पर हावी होना शुरू कर दिया। क्रैकल। जैसे ही तिरैना ने जेड लेडी की पीठ से पहला बर्फ सफेद पंख निकाला, खून की एक धार बह निकली, जिससे उसके शरीर का असुरक्षित क्षेत्र दिखाई देने लगा। यहाँ जेड की कोई ठोस परत नहीं थी, जिसका अर्थ था कि तिरैना आसानी से अपनी तलवार को मांस में गहराई तक घुसा सकती थी, जिससे जेड लेडी जिंदा जल सकती थी। ये समझना जरूरी था कि तिरैना के पास सीमित समय था, अन्यथा महिलाएं ज्वाला के भंवर से बच जातीं। हालांकि उसके पास अपना काम करने का समय था। होश। भंवर खत्म हो गया, साथ ही तिरैना के पंख भी खत्म हो गए। वह थकी हुई सी इधर उधर देखने लगी, खाली आंखों से महिलाओं को जमीन पर गिरते हुए देख रही थी। उनकी नेता, विजेता जेड लेडी, पराजित हो गई थी और सचमुच जल गई थी। तिरैना ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई, और उसकी आग जेड लेडी के खिलाफ लड़ाई के लिए सही उपकरण साबित हो रही थी। ठीक है, मेरे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता बचा है, हालांकि मैं बहुत थक गई हूं, लेकिन इसके साथ मैं एडम विंटर को मारने में सक्षम हो जाऊंगी। तिरैना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अपने ताबीज को कसकर पकड़ते हुए। वैसे, तिरैना ने कुछ बार पलकें झपकाईं, उसे थंडर डेमन के खिलाफ लड़ना है, मुझे आश्चर्य है कि वहां क्या हो रहा है। मुझे यकीन है कि अगर वह जीवित रहने वाला है तो वह इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता दिखाएगा। तभी तिरैना ने उस दिशा में देखा जहां थंडर डेमन आखिरी बार गया था, और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। थंडर डेमन ने एडम के सिर को मजबूती से पकड़ लिया और नमक की लहरें उठाते हुए तेजी से आगे भागा।
अजीब बात यह है कि थंडर डेमन का निश्चित रूप से एक लक्ष्य था, 3 मुख्य विसंगतियों में से एक। ऐसा लग रहा था कि थंडर डेमन भी इतनी शक्तिशाली विसंगति के केंद्र में होने से हिचकिचा रहा था, और यही कारण था कि वह एडम को फेंकने जा रहा था। बम बम बम। एडम अपनी सुई और मुट्ठी से थंडर डेमन के पंजे पर जितना हो सके उतनी जोर से मार रहा था, जिससे राक्षस के शरीर पर काफी गहरे घाव हो गए, लेकिन यह थंडर डेमन को थोड़ा भी धीमा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, वह मुझे एक विसंगति से मार डालेगा। एडम ने अंदर ही अंदर चिल्लाया, थोड़ा घबराते हुए। उसने महसूस किया कि एलिमेंटल रूट के साथ भी उसके पास ऐसी शक्तिशाली बिजली के बोल्टों का सामना करने का कोई मौका नहीं था, वे उसे फाड़ देंगे और धूल में बदल देंगे। कांपना, कांपना, कांपना। एडम का विकास वृक्ष कांप उठा जब उसकी नजर उसके हाथों पर गई, विशेष रूप से उसके दस्तानों पर। एडम के पास एक कठिन निर्णय लेने के लिए केवल कुछ सेकंड ही थे, क्योंकि यदि वह अब अपने नेक्सस का उपयोग करता तो वह ऐसा दोबारा नहीं कर पाता। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता भी हूं, तो मैं भी आपकी तरह एक तुरुप का पत्ता खो देता हूं। एडम ने मन ही मन कहा, सुई को फेंक दिया और अपनी हथेलियों को एक साथ रखा। उसकी आंखें चमक उठी, जिससे दस्ताने सैकड़ों चांदी के तेज धागों से बने एक तेजी से घूमते हुए गोले का रूप ले सके। तिरैना के प्रकट होने से पहले ही थंडर डेमन, जेड लेडी और ऑब्सीडियन आर्माडिलो की तो बात ही छोड़ी, एडम लगातार 3 लड़ाइयों से काफी थक चुका था। पहले फायर ब्रीथिंग ट्रिनाडॉन के खिलाफ, फिर इरिन और 6 विंग आयरन स्टिंगरे के खिलाफ। निश्चित रूप से, जब तक एडम ने अंततः लड़ाई में प्रवेश करने का फैसला नहीं किया, तब तक प्रागो को वहां पहुंचने में जो समय लगा, एडम कुछ ताकत हासिल करने में कामयाब रहा था। इसके अलावा रेजोनेंस अपना काम कर रहा था, जिससे एडम को अपने शरीर से अधिकतम शक्ति निचोड़ने की अनुमति मिल गई। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों में भी, एडम अपने नेक्सस का इस्तेमाल सिर्फ एक बार और कर सकता था, पहला या दूसरा गुण, इस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद, उसके पास सिर्फ कुछ ऑर्डर ही बचेगा। आखिरकार, उसने अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल पहले ही कई बार किया था। इस प्रकार, कुछ सेकंड में चुनाव करना काफी कठिन था, लेकिन जब इस अवधि के अंत का मतलब अपरिहार्य मृत्यु था, तो एडम का मस्तिष्क अपनी सीमा पर काम कर रहा था। कदम, कदम, कदम। थंडर डेमन बिजली की गति से 3 मुख्य विसंगतियों में से एक के पास बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। वह एडम को मार देगा और उसे क्रूर और बेकाबू वज्रों के हवाले कर देगा। एडम के निराश चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जिसके पास थंडर डेमन की पकड़ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। न तो सुई और न ही मुके से राक्षस की बांह को इतनी बुरी तरह चोट पहुंच सकती थी। लेकिन थंडर डेमन का अति आत्मविश्वास उसके लिए घातक हो सकता था, क्योंकि जब एडम के दस्तानों के बीच सैकड़ों तेजी से घूमते धागों का एक चांदी का गोला दिखाई देने लगा, तब भी राक्षस ने इसे खतरे के रूप में नहीं देखा। वे पहले से ही थंडर डेमन की सख्त त्वचा पर खरोंच छोड़ रहे थे, लेकिन वे इतने उतले और गहरे नहीं थे कि थंडर डेमन को पता भी नहीं चला। वह केवल उस विसंगति को देख सकता था जो काफी करीब थी। तुम्हें लगता है कि तुम अपने गंदे पंजे से मेरी गर्दन पकड़कर मुझे मार सकते हो? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें इससे कहीं ज्यादा कुछ चाहिए। एडम ने अपना हाथ ऊपर उठाने से पहले गरजते हुए आवाज में कहा। होश। इससे पहले कि थंडर डेमन कुछ समझ पाता, चांदी के धागों ने उसकी कलाई, जो उसकी बांह का सबसे पतला हिस्सा है, को फाड़ दिया। अलग अलग, ये धागे थंडर डेमन जैसे दुर्जय प्राणी को घायल करने के लिए वास्तव में पर्याप्त मजबूत नहीं थे, लेकिन धागों की संख्या और गोले के घूमने की गति ने अपना काम कर दिया, जिससे दूसरे सबसे मजबूत बैंगनी खतरा स्तर के राक्षस के लिए भी क्षति का सामना करना असंभव हो गया। थंडर डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे एहसास ही न हो कि क्या हो रहा है। खून की बूंदें और काले मांस के टुकड़े उड़ गए, जबकि चांदी का गोला आगे निकल गया। थंडर डेमन की नजर उसके हाथ पर पड़ी जो जमीन की ओर बढ़ रहा था, उसकी बांह से अलग हो गया था। भले ही ऐसे घाव को ठीक करना संभव हो, लेकिन किसी खतरनाक लड़ाई के दौरान तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। जाहिर है, चूंकि आदम को गर्दन से पकड़े रखने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वे रुक गए। एडम ने गहरी सांस ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसे उम्मीद थी कि थंडर डेमन तुरंत जवाबी हमला करेगा। हालांकि, थंडर डेमन दूसरों से एक कारण से अलग था। कभी कभी, ये समझना असंभव था कि वह आगे क्या करेगा। होश। थंडर डेमन आगे बढ़ा, एडम के पास से गुजरा और अपनी मोटी पूंछ के एक झटके से उसे एक तरफ फेंक दिया। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने आखिरी क्षण में खुद को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। हालांकि, यह अभी भी उसे अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रभाव ने एडम को एक तरफ फेंक दिया, जिससे उसे नमक की जमीन पर लुढ़कना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? सिल्वाना ने शांत स्वर में पूछा जब एडम रुक गया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता तो क्या हो सकता था, ये सोचकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वह बीमार कमीना क्या कर रहा है? एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए, भागते हुए थंडर डेमन को गौर से देखा। थंडर डेमन के बाएं हाथ से लगातार खून बह रहा था, जिससे सफेद नमक वाला बंजर इलाका ढक गया था, लेकिन खून बहने और दर्द से राक्षस को कोई परेशानी नहीं हो रही थी।
होश। थंडर डेमन ने आगे छलांग लगाई और सीधे उसके हाथ की ओर बढ़ा जो नमक को छूने से पहले ही जमीन पर गिरने ही वाला था। थंडर डेमन ने उसे निगल लिया और अपना शक्तिशाली मुंह चौड़ा कर लिया। एडम हैरान था, क्या उसने अभी अभी अपना हाथ खाया है? ठीक है, निश्चित रूप से वह बाद में अपने हाथ को ठीक करने के लिए इसे बचाकर रखना चाहता है ना? एडम ने सुझाव दिया कि यह बात उसे तर्कसंगत से कहीं ज्यादा लगती है। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, थंडर डेमन का जबड़ा हिलने लगा और एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कि हड्डियों के पीसने से आवाज आ रही हो। फ्रेड दूर खड़े होकर लड़ाई देख रहा था और उसकी भौहें भारी हो गईं। हे भगवान, उसने आगे बढ़ने और अपना ही हाथ खाने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। ये कल्पना करना डरावना है कि वह उस घाव के साथ क्या करेगा। फ्रेड ने थंडर डेमन की बांह से तेजी से बहते खून पर नजर डालते हुए कहा। भले ही वह थंडर डेमन था, लेकिन इतना ज्यादा खून बहने का कोई तरीका नहीं था। आमतौर पर युद्ध के मैदान में खून बहने से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका घाव को जलाना या बिजली के बोल्ट का इस्तेमाल करना था। हालांकि यहां उनके युद्ध के मैदान में एक प्राकृतिक साधन था जिसके द्वारा थंडर डेमन इस समस्या को हल कर सकता था, भले ही यह बिजली के बोल्ट का उपयोग करने से भी अधिक दर्दनाक होता। क्रैकल, थंडर डेमन ने अपना हाथ जमीन पर गिराया और सीधे नमक के उस ढेर में जा गिरा जिसने इस क्षेत्र में हर जगह को ढक रखा था। नमक के क्रिस्टल थंडर डेमन के पूरे घाव पर लिपट गए और खून और नमी दोनों को सोख लिया। आर 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 ए जी जी। तुरंत ही एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। हालांकि नमक एक प्रभावी उपाय था, यह दर्दनाक था और थंडर डेमन ने इसे पूरी तरह से महसूस किया। रघा रघा रघा, थंडर डेमन भारी सांस ले रहा था, अपने होश में आ रहा था और फिर उसकी नजर एडम पर गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई घृणा या गुस्सा नहीं था, केवल खुशी थी कि एडम एक कमजोर व्यक्ति नहीं निकला। एडम, भले ही यह अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपनी स्थिति में सही काम किया। सिल्वाना ने एडम का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह एक पागल है। एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना हाथ हिलाया। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अपना हाथ खाने से उसे कुछ ऊर्जा वापस मिल गई थी। बेशक, अब वह काफी कमजोर हो गया है, लेकिन इससे पता चलता है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, अपनी हर हरकत में। एडम ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें गंभीरता और दृढ़ता से भरी हुई थीं। जो भी हो, मेरे पास केवल एक ही तुरुप का पत्ता बचा है। अगर मैं इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो वह मुझे 2 हाथों के बिना भी मार देगा। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब चांदी की सुई उसके हाथ में दिखाई दी, उसने अपनी शेष ऊर्जा को कुछ और के लिए बचा लिया। फ्रेड ने गहरी सांस ली, थंडर डेमन को गौर से देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जाहिर है, इसके बाद वह और पीछे नहीं हटेगा। थंडर डेमन का ट्रम्प। अरे एडम, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसमें तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। फ्रेड ने मन ही मन बुदबुदाया, एक शक्तिशाली तीर के लिए ऊर्जा जुटाते हुए। इस बार उसके पास लक्ष्य तक पहुंचने वाला सटीक निशाना लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा। रघा, थंडर डेमन ने गुर्राहट के साथ कहा, फिर अहंकार से अपनी ठोड़ी उठाए और अपना बचा हुआ हाथ एडम की ओर तान दिया। तभी थंडर डेमन की छाती का केंद्र सक्रिय रूप से हिलने लगा, जिससे सभी तरफ से विद्युतीय निर्वहन निकलने लगा, जो थंडर डेमन के पूरे शरीर से होकर गुजरा और उसे शक्ति से भर दिया। थंडर डेमन की बांह में बिजली सी कंपन दौड़ गई। इससे पहले कि एडम कुछ समझ पाता, एक जोरदार बिजली उस पर बरस पड़ी। सिल्वाना, किसी भी निजी ऑपरेटर की तरह, एडम के एनईपी में लगे कैमरे के माध्यम से, साथ ही उसके शरीर पर लगे कई छोटे कैमरों के माध्यम से युद्ध के मैदान में हो रही गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा था। उच्च तकनीक ने छोटे कैमरों को स्पष्ट, उच्च गुणवत्ता वाली और बिना किसी देरी के चित्र प्रसारित करने की अनुमति दी। हालांकि, चूंकि यह एक तकनीक थी, इसलिए यह विशेष रूप से बाहरी विद्युत प्रभावों के प्रति संवेदनशील थी। इस प्रकार, थंडर डेमन द्वारा एडम की ओर हाथ उठाने के 1 सेकंड बाद, कई स्क्रीनों पर छवियां इस प्रकार कांप उठीं, जैसे कि कोई गंभीर गड़बड़ी हो। नहीं, अगर कनेक्शन अभी भी बहाल नहीं हुआ है, तो कुछ बहुत गंभीर हुआ है। सिल्वाना ने चिंतित होकर, लगभग घबराहट में कहा। यद्यपि एडम के शब्दों के बाद वह होश में आ गई थी, लेकिन इस तथ्य के बारे में वह कुछ नहीं कर सकती थी कि वह एडम के बारे में सामान्य से अधिक चिंतित थी। जाहिर है, पार्टी के दौरान जो कुछ हुआ था, उसका असर एडम से कहीं अधिक उस पर पड़ा था, और जितना उसने स्वयं महसूस किया था, उससे कहीं अधिक उस पर पड़ा था। अरे, मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिल्वाना ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, अपने होंठ काटते हुए। एडम के पास एलिमेंटल रूट है, वह सिर्फ एक हमले से ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकता। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, कुछ सेकंड के बाद, जो सिल्वाना को अनंत काल के समान लगा, स्क्रीन पर छवियां सामान्य हो गईं, और पहली चीज जो सिल्वाना ने देखी, वह एडम था, जो काले धुएं के बादल से बाहर निकला। नमक बंजर भूमि में बहुत अधिक धूल नहीं थी, इसलिए काले रंग का मतलब केवल ये हो सकता था कि उच्च तापमान के कारण नमक जल गया था, जिससे ये निशान लंबे समय तक भूभाग पर बना रहा। एडम एक ओर भागा, जबकि उसके कंधों से धुएं की काली धाराएं निकल रही थीं। सिल्वाना, वह क्या था?
एडम ने रुक रुक कर पूछा, थंडर डेमन से बचने के लिए नमक की पहाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए। जवाब देने से पहले, जो इस मामले में एक गलती थी, सिल्वाना ने एडम की तरफ देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक है। खैर, वह ठीक नहीं था। एडम के ऊपरी कपड़े जल गए थे, जिससे उसका शरीर उजागर हो गया था, जो कई स्थानों पर, विशेषकर कंधों और पीठ पर, जलने के निशान से ढका हुआ था। एलिमेंटल रूट ने वास्तव में एडम को क्षति सहने में मदद की थी, लेकिन वह इस तरह के एक और हमले से पीड़ित होने की स्थिति में नहीं था। वह संभवतः अपने मूल से ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन इस समय वह अपने सबसे मजबूत रूप में है। मुझे नहीं पता कि वह क्या करने में सक्षम है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह बिजली आपके साथ होने वाली सबसे बुरी चीज नहीं है। सिल्वाना ने तुरंत जवाब दिया। एडम ने गहरी नजर से सिर हिलाया। फिर, उसने पीछे मुड़कर नमक की पहाड़ी के पार थंडर डेमन को देखा। उनकी नजरें मिलीं। अजीब बात यह है कि थंडर डेमन इस बार मुस्कुराया नहीं, क्योंकि यह यथासंभव गंभीर था। थंडर डेमन के पास अब एडम को मारने के लिए सीमित समय था। वोश! थंडर डेमन ने ऊंची छलांग लगाई और अपना जबड़ा चौड़ा कर लिया। एक सेकंड बाद, उसके मुंह से कई संपीड़ित बिजली के गोले बम की तरह निकले और तेजी से एडम की ओर बढ़े। एडम की आंखें बड़ी हो गईं, खून से भर गईं क्योंकि उसका शरीर सहज रूप से पीछे की बजाय आगे की ओर झुक गया। हाँ, वह बिजली के गोले की ओर बढ़ रहा था, उनसे दूर नहीं। यह अज्ञात था कि एडम का दिमाग उसके शरीर की बिजली जैसी तेज गतिविधियों के साथ तालमेल बैठा रहा था या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, ये सही निर्णय था। बम बम बम! उसके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर ऑर्ब्स फट गए, क्योंकि थंडर डेमन को पता था कि एडम भाग जाएगा और उसने एडम को सटीक रूप से मारने के लिए थोड़ा आगे की ओर गोली चलाई। हालांकि, इससे एडम को आगे बढ़ने और विस्फोटों से पूरी तरह बचने का मौका मिला। नमक की लहरें एडम के पीछे से उठीं और उसे सामने से ढक लिया। आखिरी चीज जो एडम ने देखी वह थी थंडर डेमन को अपनी छलांग के बाद जमीन की ओर आते हुए। होश! एक ही धड़कन में, एक विद्युत चमक, चार तीखे पंजों के साथ, नमक की उस परत को चीरती हुई निकल गई, जिसके पीछे एडम को उस समय छिपा होना चाहिए था। रघा! थंडर डेमन के चेहरे पर पहले तो हैरानी का भाव आया क्योंकि उसके पंजे किसी को भी छेदने में असफल रहे। एडम अब उस स्थान पर नहीं था। थंडर डेमन की नजरें दाहिनी ओर घूम गईं, और उसने एडम और उसकी शांत आंखों को देखा, जिनमें बिजली के झटके दौड़ रहे थे। तभी, एक चांदी की चमक दिखाई दी, और एडम की छवि धुंधली हो गई, जो थंडर डेमन के पार फैल गई। आर्घा! उसी क्षण, थंडर डेमन के कंधे से खून की एक विशाल धारा बह निकली, और एडम द्वारा तराशा गया मांस का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सहज रूप से, थंडर डेमन ने उसके कंधे को पकड़ लिया, दर्द को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह बेकार था। उसके पास करने के लिए दूसरे काम थे, एडम को नष्ट करना। कदम 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 कदम! थंडर डेमन तुरंत एडम के सामने प्रकट हुआ, उसने अपना पंजा घुमाया और एडम के चेहरे पर बाईं ओर से थप्पड़ की तरह मारा। इतनी तेजी और ताकत से एडम की त्वचा कांपने लगी और फिर टक्कर से वह एक तरफ गिर गया, जिससे वह नमक की पहाड़ी से टकरा गया। लेकिन, इससे पहले कि एडम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता, थंडर डेमन रास्ते के बीच में प्रकट हुआ। उसने अचानक अपना पैर उठाया और अपने शक्तिशाली अंक को नीचे से ऊपर तक एडम के पेट में घुसा दिया। इस हमले से एडम की कई पसलियां तुरंत टूट गईं और उसके अंदरूनी हिस्से से खून बहने लगा, जिससे उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। हालांकि, दर्द और टूटी पसलियां एडम की सबसे बड़ी समस्या नहीं थीं। उसकी खुली आंखों में भय था क्योंकि थंडर डेमन के सींग बिजली के आवेशों से ढके हुए थे। एडम के पास न तो पंख थे और न ही हवा में घूमने का कोई तरीका। इसके अलावा, इस खुले क्षेत्र में कोई भी उपयुक्त वस्तु नहीं थी जिसे वह अपनी सुई से फंसा सके। नहीं! सिल्वाना ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गलती से, उसकी चीख उन सभी लोगों ने सुन ली जो उस समय अपने चैनल से जुड़े हुए थे। इस प्रकार, फ्रेड, जिसकी आंखों के सामने धुंध के तीर से प्रकाश के कण उड़ रहे थे, ने इसे सुना। तीर इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसका धनुष और उसके हाथ सक्रिय रूप से हिल रहे थे। ऑपरेटर्स! भले ही आप ठंडे और शांत दिखने की कोशिश करें, लेकिन जल्द ही आप सभी हमारे बारे में चिंता करना शुरू कर देंगे। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूं, लेकिन ये चीजों को और अधिक जटिल बनाता है। फ्रेड ने धनुष की डोरी छोड़ने से पहले बड़बड़ाया। कभी कभी स्थिति निराशाजनक लगती थी, हमेशा भागने या आने वाले हमले के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होना। जाहिर है, एडम उस स्थिति में था। एक सेकंड में, थंडर डेमन के सींगों से एक लेजर निकलेगा, जो एडम को सैकड़ों टुकड़ों में उड़ा देगा, और कोई भी और कुछ भी उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। खैर, यहाँ कोई रहस्य या चालाक योजना नहीं थी, एडम की रक्षा करना असंभव था, यहाँ तक कि प्रागो भी इसके लिए सक्षम नहीं था। हालांकि, खतरा हमले में नहीं था, बल्कि तब था जब हमला अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। हमले से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उसे रोकना जरूरी नहीं था, हमलावर को चकमा देना या उसे चूकने देना संभव था। चाहे हमला कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, यदि उससे कोई क्षति नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। होश!
धनुष की डोरी इतनी तेजी और शक्ति से फ्रेड की उंगलियों से छूटी कि एक गहरा घाव हो गया, बहुत गहरा घाव जो हड्डी तक पहुंच गया और जिससे खून तेजी से बहने लगा। अगर धनुष की डोरी का ये प्रभाव था तो तीर क्या करने में सक्षम था? हाँ, औसत के वन फैंटम की कल्पना से भी कहीं ज्यादा। युद्ध देखने वाले सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे अचानक कोई सफेद तारा दिखाई दिया हो जो धूमकेतु की तरह खंडहर से थंडर डेमन तक एकदम सीधी रेखा में चला गया हो। यह इतनी तेजी से हुआ कि जब लोगों ने पलकें झपकाईं तो ये पहले ही खत्म हो चुका था। थंडर डेमन का शरीर रोंगटे खड़े कर देने वाला था, शायद जीवन में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सफेद मौत उसकी ओर आ रही है, हवा के प्रवाह को अलग कर रही है और पीछे धुंध का एक हल्का निशान छोड़ रही है। सहज रूप से थंडर डेमन आगे बढ़ा, या यूं कहें कि उसने किसी भी संभव तरीके से अपने शरीर को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, अपने शरीर को झुकाया, अपने संतुलन को पुनः वितरित किया और आराम किया। लेकिन परिणामों से पूरी तरह बचने के लिए उसे 10 गुना तेज होना पड़ा, लेकिन शायद उसकी सहज प्रवृत्ति ने ही उसे जीवित रखा था। धुंध का तीर थंडर डेमन के शरीर में जा घुसा, जिससे उसकी पूंछ और पीठ का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया तथा एक बड़ा खूनी घाव बन गया। नमक की बंजर भूमि में गिरते हुए तीर कई मीटर तक चला गया और नमक को इतना ऊपर उठा दिया मानो 100 किलोग्राम विस्फोटक से विस्फोट हुआ हो, लेकिन ये जड़ता और गति का शुद्ध बल था। होश! अगले ही पल थंडर डेमन के सींगों ने लेजर फायर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्र कर ली। फ्रेड के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लेजर सीधे एडम की ओर बढ़ी, उसके सिर के बाईं ओर से होते हुए उसके कंधे के ऊपर से गुजरी। तेज गति से चलने वाले लेजर से निकले कई विद्युतीय उत्सर्जनों ने एडम की त्वचा को छुआ, केवल कुछ ही, लेकिन उसके मांस को फाड़ने के लिए पर्याप्त थे, जैसे कि किसी विशाल, तेज और घातक बाज के तीखे पंजों से। तीव्र दर्द से एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन ये जल्द ही धुंधला हो गया क्योंकि कुछ अधिक महत्वपूर्ण बात घटित हुई, वह बच गया। एडम ने देखा था कि थंडर डेमन ने डार्क टाइरेंट के साथ क्या किया था, उसके साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन फ्रेड ने उसे उस भयानक भाग्य से बचा लिया था। उसे इस अनोखे अवसर का लाभ उठाना था। नल जमीन पर उतरते ही एडम ने थंडर डेमन की ओर देखा, उसका हृदय कांपना बंद हो चुका था और राक्षस भारी सांस ले रहा था तथा उस भयानक चोट के प्रभाव से निपटने की कोशिश कर रहा था। फ्रेड, जो दूर खड़ा था, जमीन पर गिरने से पहले कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम गई, फिर धुंधली होकर एडम पर रुक गई, उसे ये देखने में कठिनाई हो रही थी कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी सब तुम पर है। मैंने जितना करना चाहिए था उससे ज्यादा किया। हाँ, बहुत ज्यादा। फ्रेड ने अपनी आखिरी ताकत से फुसफुसाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने शीर्ष 2 राक्षस के पतन की शुरुआत कर दी है। होश! एडम तेजी से आगे बढ़ा और थंडर डेमन तक पहुंच गया। हालांकि थंडर डेमन चुपचाप खड़ा होकर एडम के मारे जाने का इंतजार नहीं करने वाला था। वे दोनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन वे लड़ते रह सकते थे। रागगग्घ है। थंडर डेमन ने आक्रामक रूप से दहाड़ते हुए अपने 4 पंजे एडम पर अपने एकमात्र बचे हथियार को छोड़ दिया। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसने एक चांदी की सुई निकाली और लड़ाई में कूद पड़ा। अपनी क्षमताओं, पावर जीन और नेचुरल बोन मूल को देखते हुए भी एडम थंडर डेमन से सीधे नजदीकी मुकाबले में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बगल से तेज प्रहार तो कर सकता था, लेकिन लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि अब जब थंडर डेमन ने अपनी पूंछ, एक हाथ खो दिया था और अपने मूल से ऊर्जा भंडार का उपयोग कर लिया था, तो एडम इसके लिए तैयार था। यह आसान था, एडम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर वह तुरंत हमला नहीं करता, तो थंडर डेमन निकटतम आर्टिफैक्ट की ओर बढ़ जाता और ठीक हो जाता। एडम ऐसा नहीं होने दे सकता था, खासकर फ्रेड ने उसके लिए जो किया था उसके बाद। स्लैश स्लैश स्लैश। चांदी की सुई 4 लंबे, तीखे पंजों से टकराती थी, जिससे हर बार एडम की आंखों के सामने चिंगारी निकलती थी। एडम के पास लाभ था, वह थोड़ा तेज और अधिक सटीक था, जिससे वह थंडर डेमन के शरीर पर एक के बाद एक खरोंच छोड़ सकता था, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। बस थोड़ा और, एडम ने बुदबुदाते हुए कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों को नहीं बल्कि कहीं और अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर घूरते हुए। एडम को एहसास हुआ कि इसमें उसे हमेशा लग जाएगा, एक ऐसी सुविधा जो एडम के पास नहीं थी। उसकी शारीरिक सहनशक्ति बहुत कम थी, इसलिए वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था। बम बम बम। थंडर डेमन के प्रत्येक हमले से एडम को कुछ कदम पीछे हटने या यहां तक कि एक छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, अन्यथा झटके से उसकी बांह टूट जाती। वे युद्ध के मैदान में 2 चमकती हुई किरणों की तरह आगे बढ़े, एक सफेद और एक नीली, तथा अपने पीछे काले खून का निशान छोड़ते गए। उनके अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह हिल भी सके, वे ही आकर्षण का केंद्र थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी लड़ाई ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज थी। हर कोई सांस रोककर परिणाम देख रहा था और उनमें न केवल युद्ध के मैदान में मौजूद प्रेत थे, बल्कि गढ़ या यहां तक कि गढ़ से देखने वाले सभी लोग भी शामिल थे। ऐसी घटना व्यापक ध्यान आकर्षित करने में मदद नहीं कर सकती थी। एडम, तुम्हें जल्दी करनी होगी। वह तेज और मजबूत होता जा रहा है, अगर तुम अभी नहीं करोगे तो शायद कोई दूसरा मौका न मिले।
सिल्वाना ने बेचैनी से कहा। एडम ने एक और शक्तिशाली हमले को रोकने से पहले ठंडी भाप छोड़ी, फिर एक और, फिर एक और। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिल्वाना की आवाज नहीं सुनी थी। चिंता मत करो, मैं पहले से ही खुद को उसे मारते हुए देख सकता हूँ। एडम ने क्रोधित थंडर डेमन को शांति से देखते हुए फुसफुसाया। यह एकमात्र चीज थी जिसे वह तब देख सकता था। होश। एडम झुका, जिससे थंडर डेमन के पंजे उसके ऊपर से गुजर गए, फिर वह आगे की ओर झपटा, जिससे थंडर डेमन के शरीर पर एक बड़ा सा घाव हो गया, जिससे खून बहने लगा। इससे पहले कि थंडर डेमन पलट पाता, सुई उसके पास से गुजर गई, और एक चांदी का धागा राक्षस की गर्दन के करीब ले आया। थंडर डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि एडम क्या करने वाला था। थोड़ा और उसका सिर उसके कंधों से उड़ जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के थंडर डेमन ने अपना हाथ उठाया, जिसमें कोई हाथ नहीं था, और चांदी के धागे को उसके चारों ओर बांध दिया तथा उसे आसानी से कंधे के स्तर तक काट दिया। वह पहले ही अपने हाथ की हानि को स्वीकार कर चुका था, इसलिए थंडर डेमन ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया और वह एडम पर झपटा। इससे पहले कि एडम अपनी सुई निकाल पाता, थंडर डेमन ने उसकी छाती पर लात मारी, तथा अपने तीखे पंजों से मांस में गहरी खरोंचें मार दी। बंधन धागा कस गया, वह फटने को तैयार था, जिससे सुई खो जाती। किसी कारण से एडम ऐसा नहीं होने दे सकता था, उसे ऊर्जा की आवश्यकता थी। एडम ने अपनी बांह को तेजी से झटका दिया, जिससे सुई तेज गति से उसकी ओर वापस आ गई, जबकि वह थंडर डेमन की शक्तिशाली किक से बच रहा था। क्रैकल। थंडर डेमन ने अपना जबड़ा चौड़ा किया, और अगली चीज जो एडम ने देखी वह थी बिजली से भरे दांत जो धागे को तोड़ रहे थे, जिससे सुई कई टुकड़ों में बिखर गई। भाड़ में जाओ, एडम ने नमक की पहाड़ी से टकराने से पहले बुदबुदाया, और उसके अंदर गहराई तक डूब गया। थंडर डेमन ने जमीन पर नजर डाली, जहां सफेद नमक के बीच नीला पाउडर पड़ा था, जो एडम के धागे से कटे उसके दांतों के सिरे थे। रघा। थंडर डेमन ने गुर्राहट के साथ कहा और फिर आगे छलांग लगाए और अपने पंजे से उस नमक के टीले को खोद दिया जिसके अंदर एडम था। वाह। छाया घातक पंजों से बचते हुए बाहर की ओर उड़ गई, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक सेकंड बाद थंडर डेमन एडम के सामने प्रकट हुआ, अपने पंजे ऊपर से नीचे लाता हुआ। एडम एक तरफ हट गया, पंजे उसके ठीक सामने से गुजरे लेकिन उसकी छाती पर खरोंच छोड़ गए। फिर थंडर डेमन ने बार बार हमला किया, हर बार एडम को गंभीर नुकसान पहुंचाने के करीब पहुंच गया। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। एडम ने धागे लगे दस्ताने पहनकर हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कठिन और अप्रभावी था। रुओ। थंडर डेमन ने उग्रता से दहाड़ते हुए अपना मुंह चौड़ा किया और अपने दूसरे तथा एकमात्र बचे हथियार, अपने तीखे दांतों और शक्तिशाली जबड़े का इस्तेमाल किया। एडम, झुक जाओ, सिल्वाना चिल्लाई। उसे एहसास हुआ कि थंडर डेमन एडम को निगलने वाला था, उसका एक काटना उसके शरीर का आधा हिस्सा काटने के लिए पर्याप्त था। हालांकि एडम दूर नहीं गया, बल्कि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। थंडर डेमन का पंजा उसके चेहरे के करीब आ गया, उसके पंजों ने उसके गाल पर 4 गहरे घाव कर दिए और एडम की आंखें चमकने लगीं। जल्द ही एडम की आंखों में उसके बाएं हाथ के चारों ओर बुने हुए चांदी के धागे दिखाई देने लगे। एडम ने अपनी बाईं ओर एक कदम बढ़ाया, ऐसा लग रहा था कि वह थंडर डेमन के जबड़े से बचना चाहता था, लेकिन दूरी को देखते हुए यह असंभव था। वोश। उसी क्षण थंडर डेमन के सिर के आते ही एडम का पूरा दाहिना हाथ गायब हो गया, हड्डियों के चटकने और खून की बौछार के साथ एडम का हाथ फट गया। हर दर्शक की आत्मा में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा जो उनकी आंखों में झलक रहा था। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ घबराए हुए थे, और कुछ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। केवल कुछ ही लोगों ने, जो सबसे शक्तिशाली थे, ये देखा कि यद्यपि एडम का हाथ थंडर डेमन के जबड़े में फंसा हुआ था, फिर भी उसकी आंखें शांत थीं। क्रैकल। 5 चांदी के पंजे, जो किसी भी चीज को भेदने में सक्षम थे, ने विशाल नीले कोर में प्रवेश किया, जिससे कोर टूट गया, कई टुकड़ों में टूट गया और शीघ्र ही उसकी रोशनी समाप्त हो गई। मौन, मौन, मौन। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय हवा के बहाव के जो नमक के क्रिस्टलों और थंडर डेमन के टूटते हुए कोर को छू रहे थे। सार राक्षसों का मूल अंग, मस्तिष्क या हृदय से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह राक्षस की ऊर्जा से जुड़कर उसका हिस्सा बन गया था। कोई मूल नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई जीवन नहीं। यही कारण था कि जब भी हल्के नीले रंग के टुकड़े जमीन पर गिरते, थंडर डेमन की आंखों की रोशनी चली जाती। दरअसल थंडर डेमन पहले ही मर चुका था, नहीं तो वह इतने समय में एडम को मार देता, क्योंकि उनके कंधे एक दूसरे से सटे हुए थे। और उनमें से प्रत्येक को कुछ न कुछ खोना पड़ा, किसी को अपना हाथ खोना पड़ा, तो किसी को अपना पूरा जीवन। अच्छा। प्रागो ने कड़वी मुस्कान के साथ एडम की ओर गर्व भरी निगाहों से देखा, अब मैं उसे पहचानता हूं। उसके जैसे किसी से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। टस्क के 2 फैंटम जैसा तुम्हारा अभिमान कहाँ है? एडेलिया ने नाक भान सिकुड़ी, और थोड़ी देर रुकने के बाद दूसरी ओर देखते हुए उसने कहा, हालांकि मैं कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। ये दिमाग सुन्न करने वाला था। अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी, लेकिन उस क्षेत्र में कोई ऐसा भी था जो एडम की विजय से उत्साहित नहीं था, जिसका लक्ष्य कुछ और था। क्या? प्रागो ने मुड़कर तिरेना की ओर देखा, जो चुपके से एडम की ओर बढ़ रही थी।
उसकी निगाहें गंभीर थीं और उसके गले में लटका क्रॉस धीरे धीरे आग की लपटों में घिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी ताकत तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, तभी तिरेना अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर पाएगी और एडम को मार पाएगी। हाँ, क्या उसने सोचा कि मैं उसे नोटिस नहीं करूंगा? कितनी भोली! प्रागो ने अंदर ही अंदर चिल्लाया और फिर तिरेना को रोकने के लिए आगे बढ़ा। क्रैकल! लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। आह! क्या हो रहा है? क्या मुझे चोट लगी है? प्रागो ने अपने शरीर की जांच करते हुए खोया हुआ बड़बड़ाया। अजीब बात यह है कि सामान्य घावों के अलावा उसने कुछ भी नया नहीं देखा। प्रागो, भाड़ में जाए, तुम्हारी गर्दन। एडेलिया ने प्रागो की गर्दन पर बैंगनी दाग को देखते हुए कहा, ठीक उस जगह जहां ऑब्सीडियन आर्मडिलो की जीभ के कुछ खरोंच रह गए थे। धीरे से प्रागो ने उसकी गर्दन को छुआ, फिर वह घूमा और पहले से ही मृत ऑब्सीडियन आर्माडिलो को गौर से देखने लगा। तुम कमीने, तुमने जहर क्यों खाया? प्रागो ने बेहोश होकर गिरने से पहले बड़बड़ाया। उसी समय नमक की पहाड़ियों के पीछे छिपे कई प्रेत तिरेना को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कम से कम ऐसा करना चाहिए, बदले में एडम थंडर डेमन को हरा देगा और इस तरह उन सभी को बचा लेगा। हालांकि तिरेना के भी सहयोगी थे। डार्क फैंटम्स ने फैंटम्स को तिरेना तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसलिए तिरेना को कोई नहीं रोक सकता था, उसका रास्ता साफ था और उसे एडम तक पहुंचने के लिए अभी भी लगभग 100 मीटर की दूरी तय करनी थी। उसकी गति को देखते हुए उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अजीब बात यह थी कि तिरेना जो कर रही थी उसे देखने वाले सभी लोगों में से एडम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय उसने थंडर डेमन के सिर से एक सींग तोड़ दिया और हल्का सा मुस्कुराया। मैं इसे अपने लिए, अपने संग्रह के लिए और तुम्हारी एक चिरस्थायी स्मृति के रूप में ले लूंगा। एडम ने सींग को कसकर पकड़ते हुए कहा, मानो यह अंतिम पुरस्कार हो। फिर एडम ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे थंडर डेमन गिर गया। एडम ने अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को कुछ देर तक घूर कर देखा। उनकी लड़ाई के दौरान थंडर डेमन ने अपनी पूंछ, एक हाथ खो दिया था और दर्जनों गंभीर घावों का सामना किया था, लेकिन एडम कोई अपवाद नहीं था। थंडर डेमन के जबड़े मजबूती से बंद थे, जिससे कोई भी एडम के हाथ के करीब नहीं जा सकता था, यहां तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी, क्योंकि यह उनकी लड़ाई में उसकी अंतिम महिमा थी। ठीक है, एडम फुसफुसाया, जबकि उसके मुंह के कोनों से खून की धार बह रही थी और उसकी शांत निगाह थंडर डेमन पर थी। तुमने मुझसे कुछ लिया है, तो अब समय आ गया है कि बदले में बराबर मूल्य की कोई चीज दी जाए, है ना? कांपना, कांपना, कांपना। उस क्षण थंडर डेमन का शरीर कांप उठा और उसने अपनी सारी ऊर्जा एक विशाल विद्युत गोले में छोड़ दी जो दूर के तारे जितना शक्तिशाली लग रहा था। ये थंडर डेमन का सार था। जाहिर है, उसका सार बैंगनी खतरे के स्तर के सभी सार राक्षसों में सबसे मजबूत था। हाँ, थंडर डेमन टॉप 2 में था, लेकिन टॉप 1 एसेंस टाइप नहीं था। टॉप 5 में से सिर्फ थंडर डेमन ही एसेंस 1 था। क्या सार की गुणवत्ता ने कलाकृति के विकसित होने पर अंतिम परिणाम को प्रभावित किया? हाँ, लेकिन ये सब व्यक्तिगत था। कभी कभी प्रभाव लगभग अगोचर हो सकता है और कभी कभी ये बहुत शक्ति दे सकता है। ओह, ये वास्तव में सुंदर है। ये 6 पंखों वाले लॉ स्टिंगरे के सार से कहीं बेहतर दिखता है। और आप में से कितने लोग? एडम ने सार के चारों ओर परिक्रमा कर रहे दर्जनों बैंगनी रूनों को देखते हुए कहा, जैसे ग्रह अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हों। रिवॉल्व के साथ एक साधारण राक्षस को हराकर फैंटम राक्षस की विविधता और दुर्लभता के आधार पर 1 या 5 जीन प्राप्त कर सकता है। यदि फैंटम ने प्राइम टाइप को हरा दिया तो उसे आमतौर पर 10 या अधिक जीन मिलेंगे, लेकिन ये राक्षस की शुद्ध शक्ति थी जो बहुत कुछ निर्धारित करती थी, जो रैंकिंग में परिलक्षित होती थी। बहुत बुरा हुआ कि मेरे पास इतना कम समय बचा है, अन्यथा मैं इस जादुई दृश्य को निहारने के लिए घंटों यहां खड़ा रहता। एडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी हथेली खोलकर कहा। कदम, कदम, कदम। इस समय तक तिरेना एडम के करीब पहुंच चुकी थी और उसका ताबीज, उसका नेक्सस, लाल लपटों से जल रहा था, अपनी पूरी शक्ति को प्रकट करने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया, मैं समय पर पहुंच गई, तिरेना ने मन ही मन कहा, जबकि उसका क्रॉस चमक रहा था। सारी आग उसके शरीर की ओर बढ़ रही थी और उसे शक्तिशाली और राजसी ज्वाला कवच से ढक रही थी। तिरेना को तुरंत ही अपनी गति और ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त हुई, यद्यपि थोड़े समय के लिए, लेकिन यह उसके लिए थंडर डेमन से लड़ने के लिए पर्याप्त था, जब तक कि उसका कवच अभी भी लगा हुआ था। नहीं, लानत है। फ्रेड धुंधली नजर से दूर से युद्ध को देख रहा था, अंदर से चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने खड़े होकर अपना धनुष पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या? फ्रेड ने सांस रोककर कहा, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसका अधिकतम काम सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। होश! तिरेना ऊंची छलांग लगाकर नमक की लहरें उठाने लगी और उसने दोनों हाथों से विशाल जलती हुई तलवार को अपने ऊपर मजबूती से पकड़ लिया। एडम विंटर, तुम्हारा काम हो गया, मैं अपनी बहन और दोस्त का बदला लूंगी। तिरेना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वह एडम पर तलवार चलाने ही वाली थी।
धीरे धीरे, बिना किसी चिंता के, जो सभी को थी, लेकिन उसे नहीं, एडम ने अपना सिर घुमाया और तिरेना की नज़र से नज़र मिलाई। तिरेना के रोंगटे खड़े हो गए और उसके पूरे शरीर में सिहरन की लहर दौड़ गई, भले ही वह भी अपनी शक्तियों के चरम पर थी। वह रेजोनेंस में थी और अपनी दूसरी नेक्सस विशेषता का उपयोग कर रही थी। वह शायद इन परिस्थितियों में अलेक्सिया को भी हरा सकती थी। इसका कारण एडम की आंखों में था, जिस तरह से वह उसे देखता था, मानो उसके द्वारा झेले गए इतने सब अनुभवों के बाद, वह कुछ भी नहीं थी, बस एक खाली स्थान थी। उसकी निगाहों में शांति सुखदायक भी थी और धमकी देने वाली भी। तभी एडम की हथेली के सामने एक सफेद भंवर प्रकट हुआ, जिसकी ओर एसेंस और जीन तुरंत बढ़ गए, मानो वे लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। कांपना, 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 ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से बिजली की धारा निकल रही हो, जिससे जमीन कांप रही हो। अगली चीज जो दर्शकों ने देखी वह थी स्वर्ग से आया एक विशाल विद्युत विस्फोट, जिसका केंद्र एडम था। कलाकृतियां हर फैंटम की शक्ति के स्तंभों में से एक थीं। बेशक, इनिशियल जीन और नेक्सस के विपरीत, कलाकृतियां आमतौर पर बहुत बाद में दिखाई दीं। अधिकांश प्रेत कृत्रिम थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें सही कलाकृति खोजने के लिए बहुत समय और संसाधन खर्च करने पड़े। ये सब विकास वृक्ष और प्रारंभिक जीन के बारे में था, उन्हें आर्टिफैक्ट को स्वीकार करना पड़ा ताकि फैंटम इसका उपयोग कर सके और इसे विकसित कर सके। ये प्राकृतिक रूप से जन्मे फैंटम का कृत्रिम फैंटमों की तुलना में एक लाभ था, क्योंकि लगभग सभी कलाकृतियां उनसे मेल खाती थीं। कलाकृतियों के अलग अलग दुर्लभता स्तर थे, जो कोई भी मृत भूमि को अच्छी तरह से जानता था, वह इस बात से अवगत था। अजीब बात यह है कि द्वितीय दुर्लभता स्तर की कलाकृति को खोजना प्रथम दुर्लभता स्तर की कलाकृति को विकसित करने से कहीं अधिक आसान था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। हालांकि, कुछ परिस्थितियों और भाग्य के साथ, एक विकसित कलाकृति एक बेहतर समाधान हो सकती है। सभी द्वितीय दुर्लभ कलाकृतियां समान रूप से शक्तिशाली नहीं थीं, कुछ तो भयानक विसंगतियों में जन्म लेने के कारण ऐसी थीं, तथा अन्य एडम जैसे प्रेत के कारण ऐसी थीं, जिन्होंने अपनी कलाकृति को विकसित करने के लिए सब कुछ किया था। शर्तें 3 थीं। आवश्यक 1 10 बैंगनी खतरा स्तर जीन। 2 10 किसी भी शून्य दुर्लभ कलाकृतियां। 3 एक उपयुक्त तत्व का सार। एडम ने 3 में से 2 शर्तें बहुत पहले ही पूरी कर ली थीं। जीन उसके वॉल्ट के अंदर थे, और कलाकृतियां गढ़ में उसके निजी भंडारण में थीं। एकमात्र चीज जिसकी उसे लंबे समय से कमी थी, वह था सार, और वह आखिरकार उसे पाने में सफल हो गया। हालांकि, यहाँ एक समस्या थी। एडम की कलाकृतियां उसके वर्तमान स्थान से दसियों किलोमीटर दूर थीं। जाहिर है, वह अभी गढ़ में वापस नहीं जा सकता था। अरे, क्या मैं वाकई असफल हो गया? डगलस ने कोने में लगी स्क्रीन को घूरते हुए कहा, जिस पर एक काला लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा था। अंदर कोई फैंटम नहीं था, क्योंकि उस लड़ाकू विमान ने डगलस के आदेश पर केवल एक ही उद्देश्य से उड़ान भरी थी, एडम को उसके भंडारण से कलाकृतियां पहुंचाना। डगलस जानता था कि एडम मूल रूप से साल्ट विलेज क्यों गया था, इसलिए जब उसे पता चला कि एडम थंडर डेमन से लड़ने जा रहा है, तो उसने तुरंत आदेश दे दिया। हालांकि, लड़ाकू विमान के आने में अभी 1 मिनट बाकी था, इसलिए एडम के पास इतना समय नहीं था। लेकिन, ये भूलना उचित नहीं था कि एडम कहाँ था। वह एक विशाल विसंगति समूह के केंद्र में था और उसने एसेंस को अवशोषित करके एक प्राकृतिक आपदा का कारण बना था, जो एक बार एक शक्तिशाली कलाकृति थी। कांपना, कांपना, कांपना। बिजली के विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव तिरेना को अलग अलग दिशाओं में फेंकती हुई दूर तक फैल गई, लेकिन जैसे ही उसका क्रॉस चमकने लगा, उसकी पीठ पर आग के पंख दिखाई देने लगे। एक ही झटका उसे रोकने और बिजली के बोल्ट से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त था। इन बिजली के बोल्टों ने अन्य विसंगतियों को संपर्क बिंदु खोजने और आगे बढ़ने की अनुमति दी, घातक त्रिकोण में गहराई तक प्रयास करते हुए, लगातार अंदर कलाकृतियों के साथ नई विसंगतियों का निर्माण किया। ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में, जो आपदा हुआ करती थी, वह बचाव का वरदान बन सकती है न? एडम ने दूर से कई कलाकृतियों को देखते हुए ठंडी सांस छोड़ी। पहले, कलाकृतियों वाली विसंगतियां 3 मुख्य विसंगतियों को जोड़ती थीं, तथा एक विद्युत त्रिकोण बनाती थीं, लेकिन अब, एडम के कारण, उन्होंने पूरे शीर्ष को ढक लिया। इस प्रकार, एडम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और पुनः रिवॉल्व को बुलाया। कमजोर रूप से, जीरो रेरिटी आर्टिफैक्ट कांप रहा था, एडम के उन्हें अवशोषित करने के इरादे का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे शायद ही ऐसा करने में सक्षम थे। कलाकृतियां बहुत करीब थीं, और एडम के भीतर का सार और कलाकृति सक्रिय रूप से कांप रही थी, रक्षाहीन कलाकृतियों को अपनी ओर खींच रही थी। निश्चित रूप से, थंडर डेमन के विपरीत, एडम अपना मुंह खोलकर आर्टिफैक्ट्स को निगल नहीं सकता था, न ही रिवॉल्व भौतिक वस्तुओं को अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन आर्टिफैक्ट्स के भीतर छिपी ऊर्जा खतरे में थी। होश। कलाकृतियां कांप उठीं, जमीन से ऊपर उठ गईं, मानो उन्हें किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो, और वे प्रकाश की चमक में बदल गईं, जो बहुत तेज गति से एडम की ओर बढ़ रही थीं। ऊर्जा की बहुरंगी धाराएं एडम की ओर उड़ी, और उसके रिवॉल्व में विलीन हो गईं। रंग मुख्य रूप से नीले रंग के थे, क्योंकि वे विद्युत विसंगतियां थीं, लेकिन प्रवाह के बीच सफेद और बैंगनी भी थे।
फैंटम ऐसा तभी कर सकता था यदि वह आर्टिफैक्ट को अवशोषित कर लेता, जैसा कि एडम ने फैंटम के रूप में अपने पहले दिन किया था, या यदि उसके पास आर्टिफैक्ट को विकसित करने के लिए सब कुछ तैयार था। अन्यथा, यदि फैंटम ने इस तरह से एक बार में 10 कलाकृतियों को अवशोषित करने की कोशिश की, तो उनकी ऊर्जा उसके शरीर को तोड़ देगी या, सबसे अच्छा, विकास वृक्ष और प्रारंभिक जीन को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेत प्राकृतिक था या कृत्रिम, परिणाम सभी के लिए विनाशकारी थे। होश। एक सेकंड बाद, एडम के आंतरिक स्थान में 10 शून्य दुर्लभ कलाकृतियां प्रकट हुईं, जो एसेंस के चारों ओर मंडरा रही थीं। अच्छा, अब मैं तैयार हूं, एडम ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा। वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, शायद बहुत लंबे समय से, लेकिन अब वह आखिरकार अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकता था। एडम की इच्छा से 10 बैंगनी खतरा स्तर के जीन बर्फ सफेद किताब उसकी तिजोरी से बाहर निकलकर एसेंस की ओर बढ़ गए। फिर सार, जीन और कलाकृतियां सक्रिय रूप से हिल गईं, एक उज्ज्वल पदार्थ में परिवर्तित हो गईं जिसने एडम की कलाकृति को सभी तरफ से ढक दिया, जिससे इसमें परिवर्तन हो गया। झूठा गोला। एडम की कलाकृति एक असामान्य गोले की तरह दिखता था, जिसमें लंबी नुकीली कीलें बाहर निकली हुई थीं तथा सपाट सिरे थे, जिनके बीच से विद्युत प्रवाहित हो रही थी। कांपना, कांपना, कांपना। विकास वृक्ष भी कांपने लगा, उसकी शाखाओं के बीच से बिजली की कौंधने लगी, मानो बिजली की महान शक्ति की प्रत्याशा में। कलाकृतियों का विकास सफल हुआ है। तभी एडम ने अपनी नई कलाकृति देखी, जो एक लंबे, घुमावदार सींग की तरह दिख रही थी, जो कुछ हद तक थंडर डेमन के सींगों की याद दिलाती थी। झूठियो, पहली दुर्लभता स्तर की कलाकृति दूसरी दुर्लभता कलाकृति में बदल गई, आपदा का सींग। कुछ अपवादों के साथ, आपकी पिछली कलाकृति की सभी विशेषताएं खो गई हैं। आपके नए आर्टिफैक्ट का गुण उपयोग के लिए तैयार है। खतरा, आपदा के सींग के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है। आपको तुरंत पहला गुण इस्तेमाल करना होगा। जरूर, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की और वास्तविक दुनिया में लौट आया। एडम ने तिरेना की ओर देखा, जो उसे मारने के स्पष्ट इरादे से उसकी ओर दौड़ रही थी। तभी एडम की आंखें चमक उठी, उसके पूरे शरीर में बिजली के झटके दौड़ गए, और उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गए, जबकि एक असामान्य भावना ने एडम के मन को ग्रस लिया। ये भावना क्या है? एडम ने गरजते बादलों से ढके भूरे आसमान को देखते हुए खुद से कहा। बिजली जमीन पर गिरती रही, लेकिन मुख्य विसंगतियां गायब नहीं हुई, इसके विपरीत, उनकी शक्ति में और वृद्धि हुई। ये स्थान लंबे समय तक पिघली हुई लवण परतों और काले धब्बों से ढका रहेगा, और प्रेतों को विशेष रूप से तेज बिजली की गगनभेदी गड़गड़ाहट याद रहेगी। लेकिन उस समय एडम ने कुछ भी नहीं सुना। उसने बिजली के बोल्टों को देखा, उन्हें जमीन पर गिरते हुए देखा, नमक की लहरें उठती देखी, जैसे कि किसी बड़े विस्फोट से, लेकिन कुछ भी उसके दिमाग में खालीपन को नहीं तोड़ सका। जब वह जमीन से ऊपर उड़ा तो उसके पूरे शरीर में बिजली के झटके दौड़ गए, वह स्पष्ट रूप से आराम में था, मानो स्वर्ग में चढ़ने के लिए तैयार हो। बिजली के झटके उसकी उंगलियों और बालों में दौड़ रहे थे, साथ ही उसके पैर भी, जो लगभग जमीन को छू रहे थे, लेकिन बिजली ने उसे सीधा खड़ा कर रखा था। एडम ने ऊपर देखा, उसका हाथ शिथिल होकर जमीन की ओर बढ़ा हुआ था, और उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। क्रैकल, क्रैकल, क्रैक। कुछ सेकंड के बाद, बिजली की ऊर्जा से भरे उसके काले बाल चमकीले नीले हो गए और थोड़े से ऊपर उठ गए। फिर, उसके सिर के बाईं ओर, जिस ओर से एडम ने थंडर डेमन का सींग तोड़ा था, बिजली ने एक लंबा, सीधा सींग बनाया, जिसका वक्र वर्गाकार और नुकीला सिरा था, जो ऊर्जा की श्रृंखला के कारण लगातार हिल रहा था। एडम की टीम में फ्रेड ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी होश में था और जो कुछ हो रहा था उसे देख सकता था, हालांकि वह बहुत थक गया था और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह एडम के रूप, उसकी शांति और स्थिरता से मंत्रमुग्ध हो गया, विशेषकर ये देखते हुए कि तिरेना उसकी ओर आ रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला रही थी। भाड़ में जाओ। भले ही एडम ने अपनी कलाकृति विकसित कर ली हो और नई क्षमता का इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन वह शायद मुझसे भी ज्यादा थक गया है। फ्रेड ने अंदर ही अंदर गुर्राते हुए अपने पैरों को कसकर पकड़ लिया और दीवार के सहारे झुकते हुए उठने की कोशिश की। खैर, कुछ हद तक वह सफल रहा, केवल एक घुटने पर। कदम, कदम, कदम। तिरेना आगे बढ़ी, बाहर से आत्मविश्वास से भरी हुई, लेकिन कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसके हाथों ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखें रहस्यमय भय से कांप रही थीं। क्यों? इसके पास कोई हाथ नहीं है, इसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ है, और इसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। भले ही यह एक आर्टिफैक्ट विशेषता है, लेकिन यह मेरे नेक्सस और ऑर्डर्स की तुलना में कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं अपने शस्त्रागार का आधा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूं, और वह एक क्षमता का उपयोग कर रहा है। वोश। उत्साहित होकर तिरेना आगे बढ़ी और अपनी तलवार को सिर के ऊपर उठाया तथा एडम को 2 टुकड़ों में काटने ही वाली थी। ओह, मैं समझ गया, एडम ने अपनी भावनाओं को सुलझाते हुए कहा, यह शक्ति है। फिर, आवाजें फिर से उसके दिमाग में भर गईं, और वह तिरेना की ओर मुड़ा, उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए। एडम जमीन पर झुका, अपने एकमात्र बाएं हाथ पर नजर डाली, और कड़वी मुस्कान बिखेरी।
अगली चीज जो एडम ने की वह ये थी कि उसने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और एक कदम आगे बढ़ाया। कांपना, कांपना, कांपना। एडम का शरीर कांपने लगा और फिर धुंधला होकर तिरेना की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। अगली चीज जो तिरेना ने देखी वह एक नीली चमक थी जो उसके दाहिनी ओर चली गई, फिर किसी कारण से उसकी नजर आसमान की ओर उठ गई। क्रैकल। एडम की उंगलियां तिरेना की गर्दन में घुस गईं, उसकी त्वचा को फाड़ती हुई मांस में घुस गईं, सीधे उसकी रीढ़ तक पहुंच गईं। अपने हाथ की तेज गति से एडम ने उस ठोस हड्डी को तोड़ दिया जो किसी भी मानव कंकाल का आधार होती है, तथा तिरेना के सिर को उसके कंधों से अलग कर दिया, जिससे वह घूमता हुआ ऊपर उड़ गया। न तो अग्नि कवच, न ही लाल पंख, और न ही ज्वलंत तलवार तिरेना को उस एक हमले से बचा सके। उसके सिर से बहता हुआ काला रक्त चारों ओर लाल तरल के रूप में फैल गया, सफेद नमक की भूमि को ढकते हुए एक खाली बेजान निगाह के साथ एक तरफ गिर गया। एडम ने गहरी सांस ली और सूरज की ओर देखा जो भूरे बादलों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन प्रकाश की कुछ किरणें उस आवरण को भेद कर युद्ध के मैदान को रोशन करने में कामयाब रहीं। खून से लथपथ और घायल एडम ने अपनी आंखें बंद की, इससे पहले सूर्य की रोशनी की एक हल्की किरण उस पर पड़ी। वोश। एक क्षण बाद, जब बिजली की चमक अपनी शक्ति सीमा तक पहुंच गई थी और युद्ध के मैदान में आगे फैलने के लिए तैयार थी, तो आकाश में कई लड़ाकू विमान दिखाई दिए, जिनसे शक्तिशाली आभा वाली कई छायाएं उतरीं। उनमें से ज्यादातर प्रागों की तरह K2 फैंटम थे, लेकिन उनमें से एक K3 फैंटम था, जो बाकियों से पहले गिर गया। K3 फैंटम का एक ही काम था, विसंगतियों से छुटकारा पाना। ओह, लगता है अब हम आराम कर सकते हैं। अच्छा है, मैं इस जगह पर एक मिनट भी और नहीं रुकना चाहता। फ्रेड ने गहरी सांस लेते हुए कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि खंडहर के पीछे के क्षेत्र पर सैकड़ों हमले हो रहे थे। फैंटम्स ने असामान्य राक्षसों को निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि K3 फैंटम ने 3 मुख्य असामान्यताओं से कलाकृतियां ली, उनकी शक्तियां छीन ली और विद्युत त्रिकोण को नष्ट कर दिया। डॉट डॉट डॉट। हाँ, क्या तुमने देखा? धिक्कार है, उसने ये किया। काली और हरी आंखों वाले एक आदमी ने उत्साह से कहा, सोडा का एक कैन फेंकते हुए जो शहर के लिए अस्वाभाविक किसी बड़ी चीज के पास गिर गया था। हाँ, ये प्रभावशाली था। मैं इस बात से भी परेशान नहीं हूं कि हमने इसके कारण अपने मिशन को बाधित किया। एक लंबे काले कोट में गहरे रंग की आंखों वाले व्यक्ति ने डेमियन के NEP के ऊपर मंडरा रही 3D स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा। एडन एक नर्म सतह पर आराम से लेटा हुआ था, लेकिन यह कोई बिस्तर या सोफा नहीं था, बल्कि एक राक्षस की विशाल बैंगनी भुजा थी, जिसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। वह एक पैर को दूसरे के ऊपर रखे हुए था और अपनी दोनों भुजाओं को छाती पर इस प्रकार रखे हुए था, जैसे वह समुद्र तट पर आराम कर रहा हो। और अब तो तुम्हें और भी अधिक विश्वास हो गया है कि वह ऐसा कर सकता है ना? एडन ने बेहोश एडम की ओर देखते हुए विचारमग्न होकर कहा। डेमियन धूर्तता से मुस्कुराया। जरूर, नॉर्थ कीपर को हराने के बाद मुझे पहले से ही एहसास हो गया था कि अगर वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो वह दिन निश्चित रूप से आएगा जब वह हम में से एक बन जाएगा। एडन ने कंधे उचका दिए। सेकेंड रैंक फैंटम बनना केवल दृढ़ता या प्रतिभा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खैर, आप खुद ये जानते हैं। एडन ने खड़े होकर चारों ओर देखने से पहले कहा। अजीब बात यह थी कि वे चारों ओर केवल काली चट्टानों से घिरे थे, जिनके बीच एक काला कोहरा छाया हुआ था, जो घना और अशुभ था, मानो उसके पीछे कुछ छिपा हो जो मानव संसार के लिए विनाश ला सकता हो। डेमियन ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर यह हमारे लिए काम कर गया, तो इसका मतलब है कि भविष्य में कोई और भी ऐसा कर सकता है। कुछ लोग पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। डेमियन ने एक बिंदु पर अपनी नजर डालते हुए कहा। अजीब बात यह है कि जल्द ही अंधेरे में कई अंबर रंग की आंखें खुल गईं, जिनकी पुतलियां सीधी खड़ी थीं। कोहरे ने उस जीव के साथ साथ उसके सिलहूट को भी पूरी तरह से छिपा दिया, लेकिन डेमियन के लिए ये काफी था। क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? मैं थोड़ा आलसी हूं, ये जगह सिर्फ मुसीबतों से भरी है। एडन ने डेमियन की ओर मुड़ते हुए पूछा, हालांकि राक्षस सीधे उनकी ओर देख रहा था। डेमियन ने अहंकार से अपनी ठोड़ी उठाई, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, है ना? ठीक है, मैं ये कर लूंगा, लेकिन फिर आपको मुझे अपने बेस्टियन का सबसे अच्छा कैफे दिखाना होगा। कोई समस्या नहीं। एडन ने कंधे उचकाए। फिर डेमियन पहले से ही मारे गए राक्षस के पास गया और उसके सिर से एक विशाल सींग उखाड़ लिया जो डेमियन के आकार से कई गुना बड़ा था। राक्षस के शरीर से बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा था, जिससे डेमियन को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, लेकिन एडन ने थोड़ी घृणा के साथ भौहें सिकुड़ी और अपने कोट का कॉलर ऊपर उठा लिया, जिससे उसका आधा चेहरा, विशेषकर उसकी नाक, छिप गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उस धुएं का एक भी कश नहीं लेना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह खतरनाक था, बल्कि इसलिए कि एडन को घबराहट हो रही थी। तब डेमियन ने राक्षस के सींग को मजबूती से पकड़ लिया, उसे तोड़ दिया, अपने शरीर को थोड़ा पीछे झुकाया और सींग को भाले की तरह पूरी ताकत से राक्षस पर फेंक दिया। वोश। इस साधारण फेंक से शक्तिशाली वायु धाराएं उत्पन्न हुई, जिससे जमीन से काली धूल उठी और सींग खतरनाक गति से राक्षस तक पहुंच गया। उसी क्षण सींग राक्षस के सिर को चीरता हुआ चट्टान से जोरदार आवाज के साथ टकराया।
राक्षस का सिर फट गया, खून के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उनमें से सबसे दूर एडन तक पहुंच गया और उससे टकराने का लक्ष्य बना रहा था। एडन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और कुछ कदम पीछे हट गया ताकि मांस के टुकड़े और खून की बूंदें उस पर न गिरें। अच्छा, लगता है एडम की लड़ाई देखना सही फैसला था। अन्यथा हमें इस लहर के आखिरी हिस्से की तलाश में और भी ज्यादा समय बिताना पड़ता। एडन ने बड़बड़ाते हुए ऊपर देखा, मानो बाहर निकलने का रास्ता यहीं था। डेमियन हंस पड़ा। मैं कभी गलत नहीं होता। एडन ने सिर हिलाया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हाँ, लेकिन ऐसा केवल वे ही लोग कहते हैं जिनके पास गलती को सुधारने की शक्ति होती है। यदि आप किसी विफलता को पूर्ववत कर सकते हैं तो वह हुई ही नहीं, यही आपका रहस्य है। डेमियन मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपने ईयर्ड को छुआ और कहा, बेथ, हम जा रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए बेस्टियन से कुछ स्वादिष्ट लाओ। टस्क डॉट 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 एडम ने अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहले उसने देखा कि उसके सामने हरे बुलबुले तैर रहे थे, साथ ही सफेद और नीले रंग के कोट पहने हुए बहुत से लोग जल्दी जल्दी कुछ कर रहे थे। जाहिर है, उनके काम महत्वपूर्ण थे और उन्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत थी। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे और चाहिए। नींद बहुत अच्छी लगती है। एडम ने आंखें बंद करने से पहले मन ही मन बुदबुदाया। डॉट 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 कदम 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 कुछ समय बाद एक अधेड़ उम्र की महिला लंबे सुनहरे बालों के साथ गलियारे से नीचे आई। उसके पीछे बैंगनी रंग के बाल वाली एक लड़की थी जो पहले लंबे और पोनीटेल में बंधे हुए थे, लेकिन अब वे छोटे हो गए थे, थोड़ी तक। क्या आपको यकीन है कि वह ठीक हो जाएगा? जेना ने स्पष्ट चिंता के साथ पूछा। हाँ, वैसे उसका ऑपरेटर कहाँ है? महिला ने सख्ती से पूछा। जेना ने दूसरी ओर देखा। मुझे नहीं मालूम, मैं उससे संपर्क नहीं कर पाया हूँ। चलो, नौजवानों, तुम्हारे साथ चीजें हमेशा जटिल होती हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नमस्ते, ये लेखक है। मैं थोड़ी देर बाद एक और अध्याय पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही पिछले कुछ अध्यायों का संपादन ठीक से नहीं हुआ था, मैं उसे भी ठीक करने की कोशिश करूंगा। बस बीमार हूं, इसलिए उम्मीद है कि मैं जल्द ही सामान्य गति पर वापस आ जाऊंगा। मुझे आशा है कि आपको एसेंस मॉन्स्टर अध्याय पसंद आया होगा। जेना उस महिला के साथ कमरे में चली गई जहां एक विशाल उपचारक पॉड के अंदर एडम मडरा रहा था। जेना एक डॉक्टर थी, लेकिन वह इतनी अनुभवी या शक्तिशाली नहीं थी कि वह अकेले ही एडम के सभी घावों को ठीक कर सके। इस प्रकार वह फोर्ट नॉर्टन के अंदर एक विशेष विभाग में थे जहां अधिकांश बेहतरीन डॉक्टर और उपकरण मौजूद थे। ऊपरी रिंग के अंदर केवल कुछ ही स्थानों पर इस स्तर की कोई चीज मिल सकती थी जो सरकार के पूर्ण नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन अभी समय नहीं था। ओह, तुमने बहुत मुश्किल समय देखा है, लेकिन अब जागने का समय आ गया है। आखिरकार पूरे 2 सप्ताह हो गए हैं। महिला ने एक पैनल को दबाने से पहले गंभीर भाव से कहा, जिससे कैप्सूल से सारा तरल पदार्थ टपकने लगा। फिर ऊपरी ढक्कन कैप्सूल से अलग हो गया, जिससे कांच फर्श में प्रवेश कर गया और एडम के लिए रास्ता खुल गया। एडम, जेना ने चिंतित होकर कहा, और वह उसके पास जाने ही वाली थी। होश, लेकिन महिला के हाथ की एक लहर ने उसे रोक दिया। श्रीमती लिल्ला, जेना ने हैरान होकर कहा, रुको, उसे खुद ही उठना होगा, बेहतर होगा कि वह अपने कपड़े तैयार कर ले। मुझे लगता है उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लिल्ला ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा। जेना ने अपने होंठ काटे, थोड़ा सिर हिलाया और एडम के कपड़े लेने चली गई। कुछ सेकंड के बाद एडम ने अपनी आंखें खोलीं। उपचार के दौरान दूसरी बार, लेकिन अब पूरी तरह से और स्थायी रूप से। ये समझना जरूरी था कि हालांकि एडम को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके शरीर पर कट, मांस के फटने, चोट लगने और फ्रैक्चर की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक भी खतरनाक घाव उसे मार डालने के लिए काफी था। मैं कहाँ हूँ? एडम ने धीरे से बुदबुदाया, अनिश्चितता से जमीन से उठते हुए और लिल्ला की नजर से नजर मिलाते हुए। कदम 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 बाहर से जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसका स्रोत जेना के पास एडम के कपड़े थे। ये वही कपड़े थे जिन्हें एडम फॉल हिल जेल से आने के बाद पहनता था। ओह, जेना, एडम मुस्कुराया, उसे किसी परिचित को देखकर खुशी हुई। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कितने समय से निष्क्रिय था, लेकिन उसे अपनी भूख से यह एहसास हो गया था कि वह काफी समय से निष्क्रिय था। हाँ, ये लो, जेना ने उसके कपड़े उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। एडम ने सिर हिलाया। एडम, अधिकांश लोगों की तरह, दाएं हाथ का था, इसलिए वह सहज रूप से अपने दाहिने हाथ से कपड़े लेना चाहता था, लेकिन ये काम क्यों नहीं करता? एडम हैरान था और उसने अपनी दाईं ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दाहिना हाथ अभी भी नहीं था। घाव बहुत पहले ही ठीक हो चुका था, खून बहना बंद हो गया था, और त्वचा फिर से उग आई थी, लेकिन यह वह नहीं था जिसकी एडम ने उम्मीद की थी। क्या बकवास है?
मैं 1 मिनट पहले ही जागा हूँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यहाँ का उपकरण बहुत बढ़िया है। तुमने मुझे मेरा हाथ वापस क्यों नहीं दिया? एडम ने अपने हाथ की एक लहर के साथ भारी भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, एडम जानता था कि एक अच्छी रकम के लिए एक नया अंग विकसित करना संभव था, चाहे वह हाथ हो या पैर। बेशक यह एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे सिटाडेल की तकनीक संभाल नहीं सकती थी। एडम को जेना से जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह पूछने वाली व्यक्ति नहीं थी। फिर एडम लिल्ला की ओर मुड़ा, स्पष्ट रूप से जानना चाहता था कि क्या गलत हुआ था। वह इस तथ्य के बारे में भी नहीं सोचने वाला था कि वह हमेशा के लिए अपना हाथ खो सकता है। लिल्ला ने अपना हाथ हिलाया जैसे कि उसे उस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। अपना गुस्सा शांत करो और पहले अपनी पैंट पहन लो। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी और कॉफी पर तुम्हें सारी स्थिति समझाऊंगी। और शायद तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? लिल्ला ने स्टाफ कैफेटेरिया की ओर जाने से पहले कहा। एडम ने जेना की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से थोड़ी शर्मिंदा थी क्योंकि एडम पूरी तरह से नग्न था। अच्छा, चलो देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। डॉट 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 नल। एडम हाथ में कॉफी का कप लेकर गोल मेज पर बैठ गया। जेना उसके बगल में एक ट्रे लेकर चल रही थी जिसमें तरह तरह के खाने पीने की चीजें भरी हुई थीं और अजीब बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर मिठाइयाँ थीं। एडम के शरीर को चीनी और कैलोरी की सख्त जरूरत थी। मुझे इसके बारे में बताओ। एडम ने गंभीरता से कहा, कॉफी का एक घूंट लिया और केक का एक टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। अगर उसके 2 हाथ होते तो वह बारी बारी से करने के बजाय एक साथ ही यह काम करता। शुरू में, सामान्य रूप से, अंग के नुकसान के मामले में, हम बस एक हाथ या पैर को उसके सही स्थान पर जोड़कर उसे बहाल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, जब हार्वेस्टर्स ने थंडर डैमन का जबड़ा खोला, तो आपका हाथ पहले से ही कुछ नहीं रह गया था। लिल्ला ने अपने हाथ की हल्की सी लहर के साथ आत्मविश्वास से कहा। एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं। ईमानदारी से कहूं तो उसने इस बात के बारे में सोचा भी नहीं था कि उसके हाथ को बचाने का कोई मौका था। थंडर डैमन के जबड़े खोलते ही उसने अपना दाहिना हाथ अलविदा कह दिया। लिल्ला ने बताया, राक्षस की लार ने आपकी बांह को नष्ट कर दिया। मूल्यवान राक्षस के शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसका जबड़ा खोलने में हार्वेस्टर्स को काफी समय लगा। एडम ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैंने यह नहीं पूछा था। आपने मेरे लिए नया हाथ क्यों नहीं बनाया? मुझे यकीन है कि आप इसके लिए सक्षम हैं और मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे हैं। एडम ने पूछा और अगली मिठाई की ओर बढ़ गया। एडम, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक नया अंग बनाना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। समस्या पैसे की नहीं है, इन मामलों में सरकार हर चीज का भुगतान करती है, समस्या यह है कि आप एक प्रेत हैं। लिल्ला ने सख्ती से कहा, अपने बैग से अपना चश्मा निकालते हुए। एडम चौंक कर रुक गया, क्योंकि मैं प्रेत हूं। ये बात उसे बिल्कुल अतार्किक लगी। खैर, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि एडम को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि दवाएं प्रेतात्माओं के साथ कैसे काम करती हैं। इससे पहले, जेना हमेशा उसका इलाज करती थी, और सब कुछ ठीक था। ये पहली बार था जब एडम को इतनी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। हाँ, देखो, अगर फर्स्ट रिंग का कोई अमीर आदमी दुर्घटना में घायल हो जाता है और अपना हाथ खो देता है, तो हम 1 सप्ताह में उसके लिए नया हाथ बना देंगे, सर्जरी करेंगे, और कुछ दिनों के पुनर्वास के बाद, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लिल्ला ने आगे कहा, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा शरीर, के एक फैंटम का शरीर, खास तौर पर तुम्हारे जैसा मजबूत और खतरनाक, एक साधारण इंसान के शरीर की तुलना में 1% भी कम हो सकता है, जो 100 किलोग्राम भी नहीं उठा सकता? लिल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एडम को गौर से देखने लगी। एडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह कोई आसान सवाल नहीं था, लेकिन वह डॉक्टर नहीं था, इसलिए उसने लिल्ला के समझाने का इंतजार किया। वैसे भी, हम अभी आपके दाहिने हाथ को बनाने पर काम कर रहे हैं। हालांकि, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 3 से 6 महीने लग सकते हैं। संभवतः इससे भी ज्यादा, अभी समय सीमा बहुत अनुमानित है, हमें परीक्षणों की जरूरत है। लिल्ला ने अपनी छाती पर हाथ रखकर, सख्त आवाज में कहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। एडम की आंखें बड़ी हो गईं और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो कम से कम 3 महीने। लानत है। लिल्ला ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और केवल इतना ही नहीं। हमें आपकी कोशिकाओं का क्लोन बनाने के सर्वोत्तम तरीके का पता लगाने के लिए बहुत सारे परीक्षण करने होंगे, लेकिन फैंटम के लिए एक हाथ बनाने के लिए हमें आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपको हर दिन यहाँ आना होगा और अपना रक्त दान करना होगा ताकि कोशिकाएं इसे अवशोषित कर सकें। लिल्ला ने नजरें फेर लीं। खैर, मुझे लगता है, आप प्रक्रिया को समझते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्रैकल। एडम ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और केक का एक टुकड़ा कुचल दिया। दूसरे शब्दों में, मैं कम से कम 3 महीने तक अपना रक्तदान करने और यहाँ अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एडम ने नाराजगी से भरी एक खतरनाक नजर से अनुमान लगाया। लिल्ला ने अपने कंधे उचका दिए।
मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हें लगता है कि K1 फैंटम के लिए एकदम से हाथ बनाना आसान काम है। लेकिन अगर तुम K2 फैंटम होते, तो तुम्हें और भी लंबा इंतजार करना पड़ता। यह मत भूलो कि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एडम ने भौहें सिकोड़ी। लिल्ला ने अपना सिर हिलाया। अपने घावों के बारे में। एक साधारण घाव को ठीक करने के लिए आपका शरीर उतनी ऊर्जा खर्च करता है जितनी एक सामान्य व्यक्ति खर्च नहीं करेगा, भले ही उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों और उसके सारे अंग क्षतिग्रस्त हो गए हों। आप जितने मजबूत होंगे, रक्त की हर बूंद उतनी ही कीमती होगी, भौतिक रूप से नहीं, बल्कि संसाधनों और उपचार के संदर्भ में। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। एडम ने हल्के से सिर हिलाया, अपने होंठ काटे और मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर तक शांति रही, लेकिन एडम को कुछ उलझन हो रही थी। उसने देखा कि लिल्ला थोड़ी अनिश्चित थी, जैसे कि कोई समस्या थी जिसे उसे हल करना था। तब एडम को समझ में आया। अरे, एडम ने ठंडे स्वर में पूछा, मेरे पास एक और विकल्प है न? लिल्ला और जेना ने एक साथ एडम की ओर देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। ओह, और वह क्या था? आपकी अनुमान और बुद्धिमत्ता या सहज ज्ञान और भाग्य? लिल्ला मुस्कुराई, यह महसूस करते हुए कि एडम ने सब कुछ अनुमान लगा लिया था। संभवतः दोनों। एडम ने लापरवाही से कंधे उचकाए, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। बात करो। अरे, तुमने खुद ही इसके लिए कहा था। हाँ, एक दूसरा विकल्प भी है, और मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि यह ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक है। हालांकि यह कोई गैरकानूनी काम नहीं है, बस सरकार हम डॉक्टरों से सुरक्षित और कम कठोर समाधान देने के लिए कहती है। लिल्ला ने आगे कहा, और यह कोई छोटी बात नहीं है कि जो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है वह वास्तव में एक बेवकूफ है। लिल्ला ने अपनी मुट्ठी कस ली, यह उसके लिए व्यक्तिगत और दर्दनाक बात थी। मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन वह कौन है? कौन मेरी मदद कर सकता है और कैसे? एडम ने स्पष्ट दिलचस्पी के साथ पूछा। वह डेडलैंड से छुट्टी चाहता था, लेकिन कम से कम 3 महीने तक नहीं। उसका नाम मैग्नस ज़ेफिर है, और हमारी शादी कुछ साल पहले हुई थी। मैं इसे नहीं छिपाऊंगी, हालांकि वह एक कमीना है, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। वह सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक है। लिल्ला ने गंभीरता से कहा। जब जेना ने देखा कि मैग्नस और लिला विवाहित थे, तो एडम का ध्यान किसी और चीज पर गया। वैज्ञानिक? यह कोई डॉक्टर नहीं है, न ही कोई सैन्य आदमी, न ही कोई लोहार या फसल काटने वाला। लगता है अब इनके बीच का अंतर जानने का समय आ गया है, शायद इस तरह मैं एडेन हैंड के और करीब पहुंच जाऊंगा। एडम ने आंखों में अंधेरा भरते हुए मन ही मन बुदबुदाया।